You have to do each and everything that you can. हम्म, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब वो मेहमान आ जाता है, आपको बिठा दिया, आप बातें भी कर रहे हैं उनसे और आप उनको टाइम भी दे रहे हैं, आपके घर में अच्छे अच्छे खाने बनाए जा रहे हैं, देन उनको सर्व भी किया जाता है, उसके बाद चाय कॉफी जो भी आफ्टरवर्ड चीज होती है वो उनसे पूछी जाती है, उनको प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद उनके साथ 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठ के बातें भी की जाती हैं, एंजॉय किया जाता है। फिर जब वो उठ के जा रहे होते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा लोगों का एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि जब वो गेट तक पहुंच जाते हैं ना, तो गेट पे खड़े होकर भी आधा आधा घंटा बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कराची की बात करें तो आजकल हालात वो इजाजत नहीं देते कि गेट पे खड़े होकर बात करें, लेकिन अगर हम पुराने टाइम की बात करें या अभी भी करते हैं काफी लोग, तो वो गेट पे खड़े होकर आधा आधा घंटा बात कर रहे होते हैं। मतलब जब पूरा दिन आपने बात कर ली, वो सुबह से आपके घर में थे 12 घंटे 10 घंटे 20 घंटे जितने भी घंटे थे, उसके बाद जब आप वो जा रहे हैं, तो दरवाजे के ऊपर खड़े होके भी क्या होता है, लोग आधा आधा घंटा बात कर रहे होते हैं। वो क्यों, वो क्या लॉजिक है? वो बेसिकली ये लॉजिक होती है कि वो आप उनको फील करवा रहे होते हैं कि आपके जाने का टाइम हो गया है, लेकिन हमारा दिल ही नहीं चाह रहा कि आप जाएं, तो प्लीज दोबारा वापस जल्दी आइएगा। मतलब एक आप मैसेज दे रहे होते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये है हॉस्पिटैलिटी। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा कमर्शलाइज करने की बात करें तो अब आप देखें, जो भी आपके घर में मेहमान आ रहा है, भले वो आपके चाचा हैं, ताया हैं, मामू हैं, जो भी, क्या पैसे देते हैं आपको खाना जो आप उनको सर्व करते हैं? नहीं, I never seen. नहीं। क्या वो आपको, जो आप उनके लिए एसी ऑन करके रखते हैं पूरा दिन, वो उसके बिजली का बिल देके जाते हैं जाते हुए कि भाई ये हमने आज 2,000-3,000 रुपए का बिजली का बिल यूज किया होगा, ये प्लीज ये पैसे रख लें उसके? नहीं, नहीं. क्या क्या आप जो उनसे बातें कर रहे होते हैं, आप उनको जो एंटरटेन कर रहे होते हैं, क्या वो आप उसके पैसे देके जाते हैं आपको, भाई ये ले आपने मुझे 2 जोक सुनाए थे, आपने मुझे इतना हंसाया, ये उसके पैसे रखे आप? नहीं होता ऐसा। ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, तो हमारी इंडस्ट्री का मतलब यही है कि भाई वो इंडस्ट्री जहाँ पे हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं। लेकिन अब इसके अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि सबसे पहले जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट क्या क्या करते हैं, पैसे चार्ज करते हैं। Yes. ठीक है। अब वो पैसे चार्ज करने से मुराद क्या है और जो सर्विसेज हम दे रहे हैं उससे मुराद क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो जाएगा इस पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में। सबसे पहली चीज, हम यहाँ पे अपने जो भी हमारे पास लोग आते हैं, हमारे बिजनेस के अंदर जो पैसे दे रहे होते हैं हमारे पास, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे हो, किसी होटल के अंदर रूम ले रहे हो, किसी शॉपिंग मॉल के अंदर शॉपिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो क्या होता है, वो हमारे गेस्ट होते हैं, हम उन्हें कस्टमर नहीं बोलते। पहला डिफरेंस तो हमारी इंडस्ट्री का ही है। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई आता है, जैसे हॉस्पिटल के अंदर लोग आते हैं तो उनको हम पेशेंट कहते हैं, या इसी तरीके से नॉर्मल एक जनरल स्टोर के अंदर लोग आते हैं तो उसको कस्टमर कहा जाता है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर हम उन्हें कहते हैं हमारे गेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेस्ट कह रहे हैं तो हमने उनको क्या बोल रहे हैं, हम मेहमान बोल रहे हैं। अच्छा, अब मेहमान की जैसे खिदमत की जाती है, उसी तरीके से हम खिदमत करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस या आप कह लें गेम चेंजर क्या है, वो गेम चेंजर ये है कि वो जो मेहमान आ रहा है ना आपके पास, वो आपको ईच एंड एवरीथिंग के पैसे दे रहा है। अब इसका ईच एंड एवरीथिंग से मतलब क्या है? जब आपके पास वो आ रहा है तो आपने सबसे पहले उसको देख के स्माइल की होगी, और स्माइल करनी चाहिए आपको। ठीक है। तो वो उस स्माइल करने के भी आपको पैसे दे रहा है, जो बेसिकली आपने एक मेन्यू रखा हुआ, फर्ज करें आप एक स्टेक आपने उसने ऑर्डर किया, उस स्टेक की प्राइस है 2,000 रुपये। ठीक है। तो वो जो जब आपके रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हो रहा था ना, तो जब आपने उसको देख के स्माइल की थी, तो वो जो 2,000 रुपये आपने उससे मेन्यू कॉस्ट चार्ज की है ना, उसी मेन्यू के अंदर जो आपके 2,000 रुपये आपने चार्ज किए, फर्ज करें उसके अंदर आपने 20 रुपए डाले हैं स्माइल के, तो उसने आपको 20 रुपए दिए स्माइल करने के। फिर आपने उसको बड़े इज्जत से एहतराम से उसको एक चेयर के ऊपर सिटिंग करवाई। तो जो चेयर के ऊपर सिटिंग करवाई है ना आपने, बड़े तरीके से उसको इज्जत देके, उसको प्रोटोकॉल देके, वो उसने उस चीज के भी पैसे दिए हैं। फिर जिस चेयर के ऊपर आपने उसको बिठाया है, वो चेयर आपने जो परचेज की है, उसकी मेंटेनेंस या उसकी जो भी एक्सपेंसेस है, उसका भी एक सर्टेन पोर्शन आपने उसके उस खाने के मेन्यू के अंदर, जो 2,000 रुपये आप ले रहे हो उसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर वो जो आपने एसी ऑन किया हुआ है, जिसका बिजली का बिल आएगा, उस बिजली के बिल को भी आपने इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ। उसके अंदर एसी की जो मेंटेनेंस होती है आफ्टर सम टाइम, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद, उस मेंटेनेंस के पैसे भी इस मेन्यू के बिल के अंदर इंक्लूड है।
ठीक है, जो बंदे ने स्माइल पास की थी, या जिस बंदे ने चेयर पे सिटिंग करवाई थी, या जो बंदा ऑर्डर ले रहा है, या जो बंदा खाना बना रहा है, या जो बंदा खाना सर्व कर रहा है, जो खाना सर्व करने के बाद जो वहां की सफाई करेगा, हर बंदे की सैलरी का कुछ पोर्शन आपने उस मेन्यू के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, बाहर जो आपने सिक्योरिटी गार्ड हायर किया हुआ है, जो वहां पे खड़े होके आप कह लें कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है आपके गेस्ट को, तो उसने उस सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी के पैसे हैं उसका भी एक सर्टेन पोर्शन उस मेन्यू प्राइस के अंदर आपको दिया है। ठीक है, तो पॉइंट इज कि आप उसे देख के मुस्कुरा रहे हैं, आप उसको सेटिंग करवा रहे हैं, आप उसको मेन्यू सर्व कर रहे हैं, आप उसको खाना सर्व कर रहे हैं, आप वहां पे क्लीनिंग करवा रहे हैं, आप एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहां पे उसको डिफरेंट फैसिलिटीज दे रहे हैं, आप उसको वैले पार्किंग दे रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग के वो आपको पैसे दे रहा है, कुछ भी चीज आप उसके लिए फ्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाए दोबारा उस घर वाले मेहमान के ऊपर जो आपके चाचा ताया मामू हैं, वो आपको 1 रुपया भी नहीं दे रहे, उसके बावजूद आपकी लेवल ऑफ हॉस्पिटैलिटी क्या होती है, बहुत जबरदस्त। अब आप सोचें, वो बंदा जो आपको 1 रुपया भी नहीं दे रहा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मीन, उसको आप इतनी जबरदस्त हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, तो सोचिए अब आप लोगों से मेरा सवाल है, जो बंदा आपको पैसे दे रहा है ये सारी चीजें करने के, तो उसको किस लेवल की आपको हॉस्पिटैलिटी देनी चाहिए? ये मेरा आप लोगों से सवाल है, मुझे वन बाय वन करके इसको आंसर करें। एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। वो जो फील्ड है हॉस्पिटैलिटी में, जो आपके क्लाइंट होते हैं ना, बेसिकली मैं सीजन के 4 ग्रुप ऑलमोस्ट कर लेता हूँ। सही है, मेरे 3-4 ग्रुप के साथ कंपनी के साथ एज फ्रीलांस में ज्वाइन कर रहा हूँ। हम्म। तो इज अ काइंड ऑफ लाइक दिस कि वो ना, बिल्कुल ही शिकायत आपका नहीं आना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी वेरी सर्विस कॉन्शियस। जी, और प्लीज कोई इसमें ऐड ऑन करें। जी प्लीज इसमें बताएं मुझे, अफशा, फौजिया, नाजिया, सैफू, सुहेल। देखिए, हमारी इंडस्ट्री बहुत वोकल इंडस्ट्री है। देखिए, अगर इस इंडस्ट्री के सबसे बड़ी आप कह लें कि अच्छी चीज ये है कि जितना आप वोकल होंगे ना, जितना आपको बोलना आता है, बेसिकली आपका मेन प्रोडक्ट बोलना ही है। यस, आई नो, बिल्कुल। ठीक है, अच्छी तो कम्युनिकेशन। हाँ, बेसिक कम्युनिकेशन ही तो सारी स्किल है। इस टोटल इंडस्ट्री के जो पिलर है ना, वो कम्युनिकेशन के ऊपर है। तो प्लीज जितना आप लोग ज्यादा वोकल हो सकते हैं ना, और मैं अभी आपको सजेस्ट भी यही करूंगा, इस क्लास के अंदर इवन जितना वोकल आप लोग हो सकते हैं ना, आपकी आपके कॉन्फिडेंस के लिए। इस इंडस्ट्री में एक ही चीज चलती है, कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जब भी आप कोई बात बोलेंगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो सामने वाले को वैसे ही ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। तो खैर, इसको हम लेटर ऑन बात करेंगे। फिलहाल मैं अभी ये बात करना चाह रहा हूँ कि अब आप मुझे बताएं कि प्लीज अपना अपना आप लोग इनपुट मुझसे शेयर करें कि अब वो गैस जो आपके घर में फ्री में आ रहा है, जिसको आप सर्विसेज दे रहे हैं, और एक वो गैस जो आपके पास पैसे दे रहा है आपको ईच एंड एवरीथिंग के, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था एक एक चीज के, तो क्या आपके हिसाब से डिफरेंस होना चाहिए सर्विस, इन टर्म्स ऑफ सर्विस? टोटली डिफरेंट। तो वैसे जाहिर बात है, एक बंदा पैसे दे के आ रहा है एंड एक बंदा जो कि है जी, आपका मतलब ओवरऑल गेस्ट है। उनमें असल आसमान में मैं जमीन। आपके अलावा चाह रहा हूँ कि कोई और इनपुट दे। सॉरी सर। जी, नौशीन, फौजिया। सर्विस दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बट ये कि जो हम रेस्टोरेंट फील्ड में दे रहे होते हैं उसमें ये होता है कि उनके दोबारा दोबारा आने के चांसेस हमारे पास बहुत होते हैं, ताकि हम उनको हर तरह की हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करें, ताकि वो हमारे पास हमेशा आए और कहीं दूसरी जगह जा ना सकें वो। हम्म, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपके पास, आपका फर्ज करें, हम एक एग्जांपल दे देते हैं एक रेस्टोरेंट की। आपके पास आपका रेस्टोरेंट है, और उस रेस्टोरेंट के अंदर जो आपका ऑर्डर टेकर है ना, वो दुनिया का बेस्ट ऑर्डर टेकर है। मतलब उससे अच्छा ऑर्डर टेकर किसी और रेस्टोरेंट में है ही नहीं, गारंटीड। ठीक है, फिर आपका जो शेफ है जो खाने बना रहा है, वो भी वर्ल्ड क्लास, दुनिया का सबसे बेस्ट शेफ है। उससे अच्छा खाना आप मतलब कोई बना ही नहीं सकता इस पूरी दुनिया में। ठीक है, जो खाना सर्व कर रहा है, बेस्ट उसकी मतलब सर्विसेज हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विंग। ठीक है,
सबसे बेस्ट है, दुनिया का सबसे बेस्ट है, लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं है, जिसे हम गेस्ट बोलते हैं, वो है ही नहीं, कोई भी नहीं है, कोई आता ही नहीं है आपके रेस्टोरेंट में। क्या फायदा है इतने अच्छे शेफ रखने का? क्या फायदा है इतने अच्छे ऑर्डर टेकर को रखने का? क्या फायदा है इतने अच्छे सर्विस प्रोवाइडर को रखने का? नो सर। जब उस सर्विस को कोई अवेल करने वाला ही नहीं है आपके पास, तो फिर आप मुझे बताएं वो रेस्टोरेंट कितनी देर सरवाइव कर सकता है, या वो बिजनेस कितनी देर, कितने दिन सरवाइव कर सकता है विदाउट कस्टमर? वो कर ही नहीं सकता सरवाइव। फिर आप क्या करेंगे? जो आपका बजट होगा ना, आपने रखा हुआ होगा 4-5 महीने का, तो आप 1 महीना देखेंगे, 2 महीने देखेंगे, 3 महीने देखेंगे, 4 महीने, 5वें महीने ताला लगाएंगे और घर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि टोटली आपका, और कोई सा भी बिजनेस, जब भी हम बात करें किसी भी बिजनेस की, रिगार्डलेस कि सिर्फ हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें, हम कोई भी बिजनेस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कस्टमर। कस्टमर। अगर कस्टमर। वही नहीं है आपके पास, तो आप कुछ भी बेचें, आप टूथपेस्ट बेच रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन टूथपेस्ट है, ठीक है, उससे अच्छा कोई टूथपेस्ट आज तक बना ही नहीं है, कोई खरीदता ही नहीं है, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, किसी काम का नहीं है वो टूथपेस्ट। ठीक है, तो पॉइंट इज कि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कस्टमर। ठीक है, अब आप सोचें, आप किसी भी रेस्टोरेंट की बात करें, अब तो आपको विजुलाइज करें, आप अपनी गली, अपने मोहल्ले की बात कर लें, अपने एरिया की बात कर लें, आप रोज अपने एरिया से गुजरते होंगे, वहां कितने रेस्टोरेंट होंगे? एक जर्नल अंदाजन बता दें, 40-50 तो आपको ऐसे ही दिख जाते होंगे नॉर्मली। मैं सब अच्छे की बात कर रहा खासे हूँ, होते हैं। मैं हम्म। छोटे रेस्टोरेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं बड़े रेस्टोरेंट्स की भी, मैं सब मिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 40-50 तो आपको वैसे ही आराम से दिख जाते होंगे, आप उंगलियों पे काउंट कर लें, 40-50 से ज्यादा ही होंगे। हर नॉर्मल रेस्टोरेंट, मतलब हर किसी भी एरिया की बात कर रहे हैं। तो उसकी रीजन ये है कि अब आप सोचें कि अब आपके पास एक गेस्ट आ रहा है, उसके पास ऑप्शन कितने हैं आपके रेस्टोरेंट में आने के अलावा? समझे 49 ऑप्शंस और हैं। वो उन 49 ऑप्शंस को छोड़ के आपके पास आ रहा है, अगर वो आपके डोर के अंदर आ चुका है, तो इसका मतलब उसने उन 49 रेस्टोरेंट्स को छोड़ दिया है और वो आपके पास आया है। ठीक है, उसको आपके रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं है, आपको उसकी जरूरत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो किसी और रेस्टोरेंट के पास भी जा सकता था, उसने 500 रुपये उसके पास थे या उसके पास 1000 रुपये थे, उसको वो मतलब खर्च करने हैं, उसको कुछ बर्गर खाना है या उसको पिज्जा खाना है, कुछ भी खाना है। तो अगर आपको बर्गर भी खाना है ना, तो उसके बाद बर्गर के भी एटलीस्ट 15-20 ऑप्शन होंगे उस एरिया के अंदर। अगर उसको पिज्जा खाना है तो पिज्जा के भी 15-20 ऑप्शन होंगे, उसको स्टेक खाना है तो उसको स्टेक के भी 15-20 ऑप्शन मिल जाएंगे आपके एरिया में। मैं तो पूरे कराची की तो बात ही नहीं कर रहा, या पूरे पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके एरिया की बात कर रहा हूँ। तो वो उन 15-20 ऑप्शंस को छोड़ के आपके पास आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपको प्रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, और वो आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है। अगर वो आपके पास आ गया और आपने उसको खराब कर दिया, खराब करने से मुराद ये है कि आपने उसको अच्छे तरीके से ट्रीट ही नहीं किया, आपके चेहरे पे स्माइल ही नहीं थी, क्या वो रिपीट होगा नेक्स्ट टाइम? आपके पास बोलेगा भाई कहाँ आ गया, मैं गलती कर दी मैंने यहाँ आके? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कभी भी नहीं आएगा। अब आप अपने आप को खुद सोचे ना, आप लोग जॉब करते होंगे और सारे, वो क्या, उसके गैदरिंग के जितने लोग होंगे वो भी नहीं आएंगे, वर्ड क्योंकि ऑफ वो माउथ। जांच करके एग्जैक्टली, बता दे रहे हैं। बिल्कुल। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो वो पोस्ट कर देगा फेसबुक के ऊपर कि भाई ये फलाना रेस्टोरेंट है, यहाँ पे तो जाना ही नहीं, सारे सब लोगों के मुंह लटके होते हैं, वैसे ही मतलब बंदा थका हुआ जाता है, इनको देख के और थक जाता है। जैसे आप अपनी एग्जाम्पल ले लेना, आप लोग सारे जॉब करते होंगे, आप लोग क्या करें, 9-10 घंटे की आपने जॉब की, बॉस की बातें सुनी, और उस पर से माशाल्लाह अगर जो कराची वाले हैं, तो उनको रोड के हालात तो पता ही होंगे। ठीक है, कि ऑफिस जाते हुए क्या हालत होती है और वापसी आते हुए क्या हालत होती है। तो ऑफिस नौ से घंटे जाके की रास्ते जॉब, में थक जाते जी हैं हम। एग्जैक्टली, 9 घंटे हम्म। तो आपने ऑफिस में देने, उसके अलावा फिर जो आपने रोड के ऊपर अपने आप को सफर करवाना है वो अलग है। उसके बाद आप घर जाते हैं, घर जाके चेंज करके दोबारा आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए। रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं रीजन क्या है रेस्टोरेंट जाने का, तो शायद खाना चौथे या पांचवें नंबर पे आएगा। सबसे पहले लोग बोलेंगे हम एनवायरनमेंट के लिए जाते हैं, हम पिक्चर्स के लिए जाते हैं, हम इंजॉय करने के लिए जाते हैं, हम सोशल गैदरिंग के लिए जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठने के लिए, हम रिलैक्स होने के लिए जाते हैं। देन पांचवें छठे नंबर के ऊपर आएगा खाना, खाना खाने जाते हैं। ऐसा है, या मतलब मैं शायद इसको गलत इलेबोरेट कर रहा हूँ क्या? बताएं मुझे ऐसा जरा। ही है।
गैदरिंग वगैरह भी हो जाती है, और फिर दूसरा ये कि उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं भी होगी तो दूसरे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गैदरिंग हो जाती है और एनवायरनमेंट एंजॉय करता है। हम्म। तो यही है ना कि जब हम बात करते हैं रेस्टोरेंट में जाने की, तो रेस्टोरेंट में जाने का मैं आपको बोलूंगा ना, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं क्यों जाते हैं आप रेस्टोरेंट के अंदर। तो शायद खाना आप लोगों की लिस्ट में भी चौथे या पांचवें नंबर पे आएगा। टॉप प्रायोरिटी नहीं होती कभी भी खाना। आप लोग सबसे पहला जो वर्ड बोलेंगे ना, 110% वो बोलेंगे एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, लोग, प्रोफेशनल लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं कोई बदतमीजी से आपसे बात कर रहा हो। तो ये चीज आप लोग कभी भी मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, सोशली आप कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खैर, आ जाते हैं उस दोबारा पॉइंट के ऊपर। देखिए, आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए। पूरे दिन की थकन, वो बॉस का जो सड़ा हुआ मुंह था, जो बातें सुना रहा था आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर, उसकी उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन, वो सारी चीजें आप सही करने के लिए, अपने आप को रिफ्यूल करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए आप एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं। और उस रेस्टोरेंट का गेट ओपन करते ही जो पहला चेहरा आपको दिखता है, जो भी हो, भले वो वेटर हो या ऑर्डर टेकर हो या वो कैशियर हो या वो मैनेजर हो, उसके चेहरे पे वही 12 बजे हुए हैं जो आपके बॉस के चेहरे पे 12 बजे हुए होते हैं हर वक्त। कैसा फील होगा? बताएं भाई। बिल्कुल बहुत सर, बुरा। ऑकवर्ड फील अपने देख आप के ही करेगा। गुस्सा आ जाएगा। हाँ हमारा है। एग्जैक्टली exactly. आप बोलेंगे भाई, जो चेहरा मैं ऑफिस में छोड़ के आया था, जिससे मैं मतलब कोफ्त आ रही थी मुझे, 9 घंटे मैंने जिसको बर्दाश्त किया, यहाँ आते ही मैं अपने आप को फ्रेश करना चाह रहा था, ये भाई साहब सामने खड़े हैं उसी चेहरे को लेके। वही लटका हुआ चेहरा है, अजीब अजीब बेजारियत से आपको देख रहे हैं कि भाई ये आ गए, अब ये 2 घंटे बैठेंगे और अब हमें फजूल में मतलब कह लें कि काम करना पड़ेगा इनके लिए। तो वो जो आप फ्रेश होने गए थे, उल्टा उसको देख के और आप आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। आप बोलेंगे मैं कहाँ आ गया। अब वो जितना अच्छा खाना दे रहा हो आपको पसंद ही नहीं आएगा। या आप इसको इस तरीके से रख लें कि समझें कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, वो जो ऑर्डर टेकर है वो आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है। बदतमीजी से बात करने से मुराद ये है कि वो आपको अच्छे तरीके से ग्रीड ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, कैसा फील होगा आपको? वो सुनो सुनो। बताएं कि वो आपसे मतलब आपको बोला जी भाई क्या खाना है, ये आप बोले भाई आप बताएं कि यहाँ पे सबसे अच्छा क्या है, देख ले मेन्यू के ऊपर। अब बोले भाई आप बताते हैं, बोले मैं क्यों बताऊं भाई, आप मेन्यू पढ़ लो, मेन्यू क्यों दिया आपको। सोचिए आप अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं, 4 5 6 लोग हैं आपके, और उस हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के सबसे बड़े हो और सारे आपकी रिस्पेक्ट करते हो, ऐसी रिस्पेक्ट करते हो कि जैसे ही आप उस रूम में गुजर जाए सारे अपने जगहों से खड़े हो जाते हैं, आपके आगे कोई एक वर्ड नहीं बोल पाता। हो सकता है ना, हर फैमिली के अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है, और आप वो पर्सनैलिटी हैं। और आप एक रेस्टोरेंट में चले गए और वो रेस्टोरेंट के अंदर उन्हीं लोगों के सामने आपको एक वेटर बोल रहा है भाई मेन्यू पढ़ लो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो। कैसा फील होगा? उसके बाद जो वो डिश लाके आपको दे, वो दुनिया की सबसे अच्छी टेस्ट करती हुई डिश हो, उससे अच्छा खाना दुनिया में बन ही नहीं सकता। क्या एंजॉय करेंगे उस खाने को आप? एब्सोल्युटली नॉट सर। नहीं करेंगे। मेरा जैसा इंसान तो कभी नहीं करेगा। मैं बोलूंगी नहीं आज ही हम करेगा। एग्जैक्टली exactly. चलें, जैसे तैसे आपने खाना खा भी लिया, क्या करेंगे उसके बाद? आप दोबारा कभी उस रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ या वैसे भी अकेले भी कभी जाना पसंद करेंगे? नहीं, किसी को भी नहीं। मैं प्रेफर करूंगी कि आप जाएं। ठीक है, उसका मतलब खाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर खाना इंपॉर्टेंट होता तो आप बोलते यार चलो ठीक है, बदतमीजी से बात कर रहा था लेकिन खाना तो अच्छा दिया, कोई बात नहीं दोबारा चले आएंगे। नहीं है खाना इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो जो प्रोटोकॉल आप चाहते हैं ना आपको मिले, वो इम्पोर्टेंट है। किंग फीलिंग, जैसे आप गेट से एंटर हो, एक बंदा भागता हुआ आपके पास है, उसके चेहरे पे स्माइल और वो आपसे ऐसे बात कर रहा हो जैसे वो आपका ही वेट कर रहा था। वो सुबह से आपका वेट कर रहा था कि आप आएंगे, बॉस आएंगे, किंग आएंगे, प्रिंस आएंगे, ठीक है, ये आएंगे तो मैं अपने रेस्टोरेंट में मतलब मेरा दिन बनेगा। और वो इस तरीके से फील करवा, और लिटरली लोग करवाते हैं। अक्सर आप जाएं किसी अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर, मैं प्रोफेशनल रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर तो शायद आपको कोई भी ना दिखे, पाकिस्तान से बाहर जब आपका एक्सपीरियंस होगा, और जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा वो शायद इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे कि जब आप इवन दुबई की बात कर लें, दुबई की किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वो आपको ऐसा प्रोटोकॉल देंगे कि जैसे आपको लगे कि जैसे दुबई का बादशाह तो आप ही हैं।
नहीं नहीं, पाकिस्तान में भी है अच्छे होटल्स, अच्छे रेस्टोरेंट जो हाँ कि आपको पूरे करवाते हैं, जो कि हॉस्पिटैलिटी मतलब सर्विसेज को कॉन्शियस रखते हैं। कुछ है गुड, जो कि नहीं। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ कुछ आपको शायद एग्जांपल्स मिल जाएंगी, जैसे कराची में बात करें, अलांतो, ओकरा वगैरह है, यहाँ पे आपको अच्छी सर्विसेज मिल जाएंगी। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि बस अब अवेयरनेस आ रही है लोगों के अंदर, अब उनको पता चल रहा है कि ये भी एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसे लेना चाहिए। ये एक डिग्री है, इंडिया तो अब हर चीज में हमसे बहुत आगे निकल चुका है, हमसे मैच के पीछे पड़े रहते हैं कि एक मैच जीत जाए। इंडियन इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी के अंदर जो उनकी ग्रोथ है, जी जी। आप जाएं तो जरा, जब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाएंगे, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं और वहां पे जाके आप देखें, अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, भले होटल्स की बात कर लें, रेस्टोरेंट्स की बात कर लें, रिजॉर्ट्स की बात कर लें, वहां पे आप कह रहे हैं 50% एम्प्लॉय जो होगा ना, वो आपको इंडियन ही दिखेगा। और उनकी क्वालिफिकेशन पूछें, किसी ने हॉस्पिटैलिटी के अंदर मास्टर्स किया हुआ है, किसी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मरे से मरा किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है, और डिप्लोमा भी साल 2 साल का आराम से किया हुआ होता है। ठीक है, तो वो उनको जो जिस तरीके से उन चीजों को लेके हैंडल कर रहे हैं और जिस तरीके से हम लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा नहीं, मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन अब आई एम हैप्पी टू सी कि लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आ रही है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड। आज पहला रोजा है, उसके बावजूद भी देखें, हम मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कितने लोग आएंगे, फिर भी देखें अच्छे खासे लोग आ गए। मैंने ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, संडे पहला रोजा है, आज तो हम सो जाएंगे। अवेयरनेस आ रही है, तो आने वाले वक्तों में और अवेयरनेस बढ़ेगी। और जो अभी इन चीजों को कैप्चर कर रहे हैं, वो फिर उनका फायदा है, क्योंकि फिर वो इंशाल्लाह। मोस्ट सीनियर होंगे आने वाले 4 5 6 सालों में। तो यही इंशाल्लाह। सारी चीज है। अच्छा, तो इंशाल्लाह। अब आपको समझ आ गई एक चीज कि हॉस्पिटैलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से अपने जो गेस्ट आ रहे हैं उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उनको क्या प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं चीज़ों को, ताकि फिर हम एक, आपको बेसिक हॉस्पिटैलिटी समझ आ जाएगी, तो देन फिर हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि होटल इंडस्ट्री क्या है। प्लीज ये अपने माइक ऑफ करते हैं, जब बोलना हो तो उस टाइम माइक ऑन करें। अच्छा, टूरिज्म के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? बेसिकली जो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ना, वो टूरिज्म इंडस्ट्री से ही निकली है। जी। जहाँ टूरिज्म होगा वहीं हॉस्पिटैलिटी होगी। बेसिकली अगर हम बात करें, एक अम्ब्रेला टर्म है, वो आगे जाके मैं और थोड़ा आप लोगों को बताऊंगा, कि जिसके अंदर आपकी होटल भी आ जाएंगे, रेस्टोरेंट्स भी आ जाएंगे, आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगी, इसके अलावा फिर आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी आ जाएंगे। तो ये सारा टूरिज्म के अंदर आता है। अभी मेरा जनरल सवाल है कि टूरिज्म क्या होता है? A person who wants to travel for a business, हम्म और एनी, मतलब एक्सपोजर के लिए भी वो ट्रेवल करता है, या मीन्स कोई एडवेंचर के लिए, एक्सपीडिशन के लिए, तो दैट्स पर्सन नॉन एज अ टूरिस्ट। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम है टूरिज्म। टूरिज्म का ये भी कह सकते हैं आप। एक्सप्लोर करना, वहाँ की कंट्री को देखना, उनके रीजन को देखना, हर चीज। नहीं, ये तो मुझे आप लोग रीजन बता रहे हैं ना टूरिज्म के, मैं बोल रहा हूँ टूरिज्म क्या है। तो इसका मतलब टूरिज्म सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का नाम है टूरिज्म। बहुत सॉर्ट ऑफ। बेसिक, हाँ बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ मैं। अभी इसके अंदर जो रीजनिंग है, जो भी हम चीजें, उसके में अभी हम डिटेल में जा ही नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ टूरिज्म क्या है। टूरिज्म वन वर्ड आंसर, टूरिज्म वन वर्ड आंसर यही है कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जी। ठीक है। अच्छा, अब एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हो, उसके मल्टीपल रीजन हैं। कोई मेडिकल के लिए जा रहा है, कोई एजुकेशन के लिए जा रहा है, कोई घूमने फिरने के लिए जा रहा है, कोई एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा है, कोई आप कह रहे हैं कि हिस्टोरिक चीजें देखने जा रहा है। ठीक है, जैसे टेम्पल्स हो गए, या आप कोई भी कल्चरल चीजों की बात कर रहे हैं, नॉलेज के लिए आप जा रहे हैं, आप वैसे ही देखना है, आपका मूड है भाई। मैंने एक सीरीज देखी थी, उस सीरीज के अंदर वो, जैसे आप कह लें कि जैसे क्या भी एक रिसेंटली सीरीज थी ना, बड़ी फेमस हुई थी, मनी हाइस्ट, स्पेन के अंदर। आपने वो सीरीज देखी, आपने बोला भाई मुझे तो स्पेन जाके वो सारी चीजें देखनी है जहाँ जहाँ ये सीन्स हुए। अक्सर लोग करते हैं इस तरीके से।
ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि मैं भी उस जगह जाके देखना चाहता हूँ कि ये जगह रियल में कैसी लगती है। ये सारी चीजें टूरिज्म की कोई भी रीजन हो सकती है। अच्छा, अब टूरिज्म कितने टाइम के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ भाई टूरिज्म है? टूरिज्म 1 घंटे का भी होता है, और मैक्सिमम अगर हम बात करें जो ब्रैकेट की, तो 6 मंथ है। ठीक है, 6 मंथ क्रॉस कर लेंगे आप तो उसका रीजन चेंज हो जाएगा, आपका पर्पस ऑफ स्टे चेंज हो जाएगा। इसी वजह से जब भी आप कभी किसी जगह पासपोर्ट अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री के वीजा के लिए, तो अगर तो आपने किसी कंट्री के अंदर 6 मंथ स्टे किया है, तो वो आपसे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे वहां का, क्योंकि उनको उस चीज को कंसिडर करते हैं टूरिज्म, कि आप वहां घूमने फिरने गए। लेकिन अगर आपका स्टे मोर देन 6 मंथ है किसी भी कंट्री के अंदर, देन उस पर्टिकुलर कंट्री का, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप रहते हैं और आप किसी जगह के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में आप कराची में रहते हैं, तो कराची का आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भाई आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। लेकिन अगर आप दुबई में भी गए थे, दुबई में आप 8 महीने या 9 महीने रह के आए, तो अब लाजमी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर दुबई का विजिट है 9 महीने का, तो अब आपने क्या करना है, अपने कराची के साथ साथ आपने दुबई का भी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाना है, ताकि वो वहां का भी बैकग्राउंड आपका चेक हो जाएगा, वहां पे आपकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज तो नहीं थी। लेकिन अगर अंडर 6 मंथ है तो वो रिक्वायर्ड नहीं करते, वो उसको कंसिडर करते हैं टूरिज्म। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो टूरिज्म का ब्रैकेट है वो कितना है, मैक्सिमम 6 मंथ। उसके बाद वो 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ जब हो जाता है तो उसको कंसिडर किया जाता है, पर्पस ऑफ स्टे चेंज हो जाता है आपका। देन वो आपसे रीजनिंग पूछेंगे, भाई क्यों गए थे 9 महीने के लिए दुबई, या क्यों गए थे 1 साल के लिए आप दुबई? फिर आप बोलेंगे मैं काम करने गया था, या वैसे ही घूमने फिरने गया था, पैसे थे मेरे पास, मैंने 1 साल गुजार दिया। वो डिफरेंट, फिर उसकी आपको प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ेगी, उनको सारे जस्टिफिकेशंस देनी पड़ेंगी, क्यों गए थे उसके प्रूफ देने पड़ेंगे, जो भी मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हमारे पास का मतलब क्या है, टूरिज्म जो है वो मैक्सिमम 6 मंथ का है। आसान अल्फाजों में हमने बात की है। अच्छा, उसके बाद अब टूरिज्म की दो हमारे पास कैटेगरीज होती है यहाँ पे। एक होता है हमारे पास इनबाउंड टूरिज्म, और एक हमारे पास होता है आउटबाउंड टूरिज्म। इनबाउंड टूरिज्म वो टूरिज्म होता है डोमेस्टिक भी, जी सॉरी, एक डोमेस्टिक भी होती है, जैसे आप कहते हैं जी कि जी लोकल। डोमेस्टिक। अभी मैं पहले बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल के अंदर, और दोनों के अंदर आपके, भले आप बात करें डोमेस्टिक, भले आप बात करें इंटरनेशनल, दो तरीके के आपके टूरिज्म होते हैं, और वो होते हैं इनबाउंड या आउटबाउंड। ठीक है, अब वो डोमेस्टिक के अंदर भी इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूरिज्म होगा, और इंटरनेशनल के अंदर भी इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूरिज्म होगा। अब ये इनबाउंड और आउटबाउंड टूरिज्म है क्या, बहुत आसान अल्फाजों में बताता हूँ, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। इनबाउंड टूरिज्म, इन का मतलब क्या होता है, आना, और आउट का मतलब क्या होता है, जाना। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे ना, जब भी कभी अगर आपको कोई बोले कि इनबाउंड टूरिज्म, ये देखें, ये बेसिकली जारगॉन्स है इस इंडस्ट्री के, या यहाँ की टर्मिनोलॉजीज हैं। जब आप इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो आप ये वर्ड सुनना शुरू करते हैं। ठीक है, और जो अभी पहली बार पढ़ रहे होंगे उसको बोलेंगे इसकी क्या जरूरत है, इनबाउंड टूरिज्म, आउटबाउंड टूरिज्म। जब आप इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो जाते हैं ना, तो देन यहाँ पे सारी चीजें यूज हो रही होती है। इसी तरीके से जैसे डॉक्टर अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, इंजीनियर्स अपनी लैंग्वेजेस में बात कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं दोबारा इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूरिज्म की। इनका मतलब क्या हुआ, लाना। आना, और आउट का मतलब हुआ जाना। तो इसका मतलब अगर हम इनबाउंड की बात करें तो आपकी कंट्री के अंदर कोई आ रहा है, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो कोई बाहर से, दुबई से पाकिस्तान आ रहा है, तो वो कौन सा टूरिज्म कर रहा है, वो इंटरनेशनल टूरिज्म तो कर रहा है। लेकिन इंटरनेशनल टूरिज्म के अंदर कौन सा टूरिज्म कर रहा है, वो कर रहा है इनबाउंड, वो आपकी कंट्री में आ रहा है। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान से कोई किसी और कंट्री में जा रहा है टूरिज्म के लिए, दुबई जा रहा है फर्स्ट में, तो पाकिस्तान से आउटबाउंड टूरिज्म हो रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है आपका? जी जी। ठीक है, इनबाउंड आना, आउटबाउंड जाना। और इंटरनेशनल होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, और डोमेस्टिक होता है एक शहर से दूसरे शहर जाना। अब इसी तरीके से अगर हम डोमेस्टिक की बात करें, और डोमेस्टिक में हम इनबाउंड और आउटबाउंड की बात करें, तो कराची से हैदराबाद आप गए तो आपने आउटबाउंड टूरिज्म किया है, और हैदराबाद से आप कराची आए तो आपने इनबाउंड टूरिज्म किया। पॉइंट क्लियर? जी सर। जी सर। ओके, अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस इंडस्ट्री की, आपको इम्पोर्टेंस बता देता हूं मैं। ठीक है, अब वो इम्पोर्टेंस क्या है, हम आप लोगों ने हमेशा ये बात सुनी होगी
कि पाकिस्तान में टूरिज्म नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में टूरिज्म जी सर। अभी पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में टूरिज्म है, ऐसा नहीं है कि 0% है, लेकिन क्या पाकिस्तान में टूरिज्म 100% है? तो आप बोलेंगे नहीं, 5% है। kind of 5% but not 100%. Yes. जी ऐसा ही है। हाँ, तो इसका मतलब 95% टूरिज्म तो नहीं है ना। तो हम यही ज्यादातर, आप किसी भी न्यूज चैनल, किसी भी एनालिस्ट को या किसी भी फाइनेंशियलिस्ट या स्पेशलिस्ट होता है, जो भी आपके आप कह लें कि वजीर खजाना जो होते हैं हमारे, वो हमेशा ऐसी चीज का रोना रो रहे होते हैं सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर बैठ के, भाई पाकिस्तान में तो टूरिज्म ही नहीं है। ऐसा है? जी सर। कभी किसी पैनलिस्ट को किसी भी न्यूज चैनल के ऊपर बैठ के ये बोला है कि हमारे मुल्क में तो पेशेंट ही नहीं है, हमारे मुल्क में तो टूथपेस्ट खरीदने वाले ही नहीं है, हमारे मुल्क में तो सोप खरीदने वाले ही नहीं है, हमारे मुल्क में तो घर खरीदने वाले ही नहीं है? बताएं नहीं सुना, नहीं सुना। नहीं क्यों? सर। क्यों सब सिर्फ एक ही रोना रोते हैं कि टूरिज्म नहीं है हमारे मुल्क में? पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? टूरिज्म नहीं है, फॉरेनर नहीं आते। सॉरी सर फॉर डिस्टर्ब। जी मैंने अपने बॉसों से सुना था कि मैं 3 साल का हूँ इस फील्ड में, तो हम्म जब इमरान खान आए थे तब इन्होंने टूरिज्म को सही बूस्ट किया था। इससे पहले तो काफी बिल्कुल नहीं नहीं, था। वही मेरा पॉइंट है ना, क्यों इमरान खान ने इस टूरिज्म को बूस्ट किया था, क्यों? क्योंकि हमारे पास सर अभी अगर हम देखें तो नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान देखिए फुल ऑफ एक्सपीडिशन है। सही है, आप K2 देख ले, 14। सही है ना भाई, मेरे पास मतलब दुनिया के सबसे अच्छे पहाड़ हैं, मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे दरिया हैं, मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे समंदर हैं। लोग आके उसको देखेंगे तो मुझे क्या फायदा भाई, एज अ पाकिस्तानी नेशन या पाकिस्तानी गवर्नमेंट, मुझे क्या जाहिर फायदा? बात है, आपके पास बिजनेसेस आएंगे, आपके पास एम्प्लॉय होगा, आपके पास मतलब जो है आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। इंटेलेक्चुअली मतलब बनना, कहने का मतलब ये है कि आपके पास बिजनेसेस आएंगे। सही है। और कोई इनपुट दे, फिर मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके डिस्कस करता हूँ। जी नाजिया। भाई बाकी बोल रहे हैं। जी सर, पाकिस्तान में टूरिज्म बहुत है, लेकिन जो हम सर जी हम इसको इन्वायरमेंट नहीं देते ना सर जी। इमरान खान ने जो है ना सर जी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इसको डील कर रहा था, लेकिन जो है ना पाकिस्तान में बहुत टूरिज्म है सर जी, लेकिन हम इसको खुद फॉरवर्ड नहीं करते सर जी। टूरिज्म है बट ये कि हमारी तो सड़कें ही ठीक नहीं है, तो अरे कैसे मैं बाहर तो लोग आएंगे अभी आके वो उसकी बात इस्तेमाल ही नहीं कर रहा करेंगे। हूँ। हाँ बिल्कुल, आप लोग सही बात कर रहे हैं, आप लोग का पर्सपेक्टिव और सारी चीजें सही हैं। मेरा क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ कि क्यों टूरिज्म इम्पोर्टेंट है, मतलब क्योंकि हॉस्पिटल, हम क्योंकि हॉस्पिटल भी तो इकोनॉमी बना सकते हैं ना, जी क्यों सर। हम? जी सर, ये जरूरी इसलिए है ना कि सर जी इससे जो है ना कंट्री बहुत आगे जाएगी, जब आपका जो है ना कैसे? यही तो सवाल है, जैसे कैसे? जी सर जो ज़्यादा बाहर से लोग आते हैं ना सर जी, आपके जो है ना कंट्री में जो है ना माहौल हम्म अच्छा हो, जो है ना कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी, वो आएंगे पैसा लगाएंगे, आपका जो है ना वो मुल्क आगे जाएगा। सर जी मैं मलेशिया में रह के आया हूँ ना सर जी, हम्म मलेशिया के पास जो है ना सिर्फ दरिया थे, सिर्फ एक दरिया थे, उसमें जो है ना उसने टूरिज्म में बहुत पैसा कमा रहे हैं सर जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है ना, मैं खुद के पीके से ताल्लुक़ रखता हूँ सर जी, इधर बहुत जो है ना टूरिज्म के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये इक़दामात है, लेकिन हम जो गवर्नमेंट हमारे जो गवर्नमेंट है वो इसकी टूरिज्म की तरफ जो है ना ध्यान ही नहीं देते सर। इस वजह से जो है ना सर जी ये टूरिज्म पाकिस्तान में इतना नहीं है सर जी। ओके, गुड। अच्छा, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था ना, सबसे पहली चीज तो देखें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। अभी अगर हम कराची की बात करें या हम पाकिस्तान की बात करें तो इतने होटल्स हैं ही नहीं। पाकिस्तान में हम बड़े होटल्स की बात करें, 4 या 5 आपको होटल्स दिखेंगे, इसके अलावा है ही नहीं। जैसे आपका एक अवारी है, एक रमादा है, मूविंग पे है, पीसी है, शेरेटन है, कुछ गिनती के आपको होटल्स दिखेंगे। जब टूरिज्म बढ़ जाएगा तो आपको लगता है, आप रमादा की बात करें 300-400 रूम होंगे, ठीक है, पीसी की बात करें 300-400 रूम होंगे, शेरेटन की बात करें 300-400-500 रूम्स होंगे। इसके अलावा और आप मैरियट है आपका तो 400-500 रूम्स होंगे, अवारी है तो 400 रूम होंगे। टोटल मिला के, टोटल आप कराची के अगर होटल्स के रूम्स की बात करें तो कितने होंगे? 5,000 मैक्सिमम, जी मैक्सिमम 5,000 होंगे, ठीक है।
अब मुझे एक बात बताएं कि रोज आपके पास कराची के अंदर इंटरनेशनल जो गेस्ट है आपका, अगर 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रोज का ट्रैवल कर रहा है आपकी कंट्री के अंदर, क्या होगा? इन 4-5 होटल के अंदर लोग आ जाएंगे? नहीं सर। नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? फटाफट आपके पास यहाँ पे होटल्स बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोग देखेंगे यार होटल के बिजनेस में तो बहुत पैसा है, जगह ही मतलब कस्टमर बहुत ज्यादा है, गेस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन होटल ही नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं? होटल बनाते हैं। तो जब होटल बनाएंगे तो सिर्फ बिल्डिंग बना के छोड़ देंगे और लोग खुद आके रहना शुरू कर देंगे? नहीं, उस बिल्डिंग को चलाने के लिए लोग भी चाहिए होंगे। फिर वहाँ का होटल मैनेजर, फूड एंड बेवरेजेस मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, फिर फ्रंट ऑफ इन सारे मैनेजर्स के नीचे उनके स्टाफ भी हायर होंगे, फिर एचआर डिपार्टमेंट। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ठीक है, जी लोगों सर। के पास रोजगार मिलना शुरू होगा। ठीक, फिर रोजगार मिलना शुरू होगा तो अच्छा उससे फायदा क्या होगा? आप फर्ज करें ज़कावत, एक मुझे एक जर्नल, आप मुझे भले अपने एक्यूरेट फिगर्स ना बताएं, मुझे एक जर्नल फिगर्स बताएं कि आपके जो आप जहाँ पे काम कर रहे हैं होटल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर, एक ऑर्डर टेकर को या एक कैशियर को क्या सैलरी दे रहे हैं वो? 45 प्लस, ऑलमोस्ट 40 40 प्लस ही देते हैं। कैशियर को? जी जी। ठीक है, कैशियर को मतलब बेसिक जो सैलरी होती है वो 40 या 45 प्लस यही होती है। ठीक है, चले हम 50 को 50 रख लेते हैं। कंसिडर कर लें आप, इसी हम कंसिडर 50 कर। एक समझ समझ लें, हम एक एवरेज 50,000 की बात कर लेते हैं। आपका वो जो लड़का है वो जाएगा अपने मैनेजर के पास, बोलेगा मेरी सैलरी बढ़ा दें 50,000 से, मैं इतने में काम नहीं कर सकता। वो बोलेगा वो भाई वो सामने दरवाजा दिख रहा है, जाए, क्योंकि उसको पता है कि ये जाएगा, मैं एक ऐड लगाऊंगा और उस ऐड के पीछे मेरे पास 50-60 सीवीज आ जाएंगी। 50-60 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, 100-200-400 सीवीज आ जाएंगी, ठीक है, और मैं आराम से उनसे निगोशिएट करके 30,000 25,000 में भी बंदा हायर कर सकता हूँ। ऐसा है अभी? हाँ, अच्छा, जिस हिसाब से जी सर। एग्जैक्टली। सिचुएशन है। अच्छा, अब अगर आप सोचिए कि अब आपके पास आपकी कंट्री में टूरिज्म बढ़ गया है, ठीक है, और आपके पास होटल ही होटल खुलते जा रहे हैं, अब क्या होगा? अब वो लड़का बोलेगा सर मैं जा रहा हूँ, 50,000 में काम नहीं होगा। बोलेगा क्यों? बोलेगा वो सामने फलाना रेस्टोरेंट है वो ओपन हो रहा है, या फलाना होटल है वो ओपन हो रहा है, वो मुझे बुला रहा है, वो कह रहा है 70,000 रुपये ले लो। अब जो आपका मैनेजर है ना वो एक चीज सोचेगा, बोलेगा यार ये मेरे पास 4-5 साल से काम कर रहा है, इसको सारा काम आता है, ये प्रोफेशनल बंदा है, ये यहाँ से मेरे पास जा रहा है और मुझे पता है कि वैसे ही एम्प्लॉय नहीं है मेरे पास। तो बिल्कुल। अगर ये भी चला गया तो और तो बंदे ही नहीं मिल रहे मुझे, क्योंकि होटल पे होटल खुलते जा रहे हैं, सारे जो जो क्रीम होती है वो अच्छी से अच्छी पोस्ट के ऊपर आगे मतलब प्रोमोट हो रही होती है। तो बोलेगा यार ये अगर चला गया मैं तो रुल जाऊंगा कैशियर के लिए, क्योंकि मार्केट में एम्प्लॉय नहीं है। क्योंकि देखें, जब ग्रोथ होती है ना किसी भी कंट्री की, तो वहां पे क्या होता है कि जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। देखें अभी अभी 5 होटल हैं, ठीक है, 5 होटल के अंदर मैक्सिमम 50 लोग होंगे जो कैशियर की जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। और आपके पास कैशियर्स की फील्ड से रिलेटेड लोग कितने होंगे? 500,000। अब आप इसको थोड़ा उल्टा कर लें, अगर आपके होटल ही बन गए 500,000, जैसे दुबई की एग्जाम्पल ले लेना, अगर दुबई के अंदर पाकिस्तानियों को हम वापस भेज दें, इंडियंस को वापस भेज दें, फिलिपिनोज को वापस भेज दें, बांग्लादेशियों को वापस भेज दें, और जो भी कंट्रीज हैं श्रीलंका है वहां के लोगों को वापस भेज दें, आपको लगता है कि वहां के होटल्स के अंदर कोई एक एम्प्लॉय भी नजर आएगा आपको? बताएं। वहां का लोकल, अगर जैसे दुबई की बात करें, दुबई का रेसिडेंट जो है वहां का, दुबई का जो अपना नेशनल है, अगर हम बात करें सिर्फ वही जॉब करेंगे वहां पे, आपको लगता है कि वो पूरे होटल्स या पूरे जितने भी बिजनेस हैं वहां पे, शॉपिंग मॉल्स हैं वहां पे, बार्बर शॉप्स हैं वहां पे, पार्लर्स हैं वहां पे, आइसक्रीम पार्लर्स हैं वहां पे, कोई कपड़े जूतों की दुकान है, आपको लगता है हम बोले सिर्फ दुबई वाले ही काम करेंगे, बाकी सब पाकिस्तानी अपनी कंट्री में जाए, इंडिया वाले अपनी कंट्री में जाए, आपको लगता है कि वहां पे इतने लोग होंगे जो इतने सारे शॉपिंग मॉल्स, इतने सारे होटल्स, इतने सारे रेस्टोरेंट, इतने सारे बस स्टेशन, इतने सारे आप पेट्रोल पंप या जितनी भी जो जो शॉप्स हैं, फुलफिल कर पाएंगे वो रिक्वायरमेंट? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। नहीं। इसी तरीके से जब पाकिस्तान की ग्रोथ होगी, पाकिस्तान में 4-5 होटल की जगह 500-600 होटल्स बन जाएंगे, एक मतलब 1,000 रेस्टोरेंट्स की जगह 1,00,000 रेस्टोरेंट्स बन जाएंगे, एक शॉपिंग मॉल की जगह 1,000 शॉपिंग मॉल बन जाएंगे, तो लोग जो काम करने वाले हैं वो कम होंगे, ठीक है, और काम
आपकी रिक्वायरमेंट, जैसे एक होटल है उसके अंदर शायद एक कैशियर होगा लेकिन रिक्वायरमेंट है 15 कैशियर की, क्योंकि अब हुआ क्या है, अब इंडस्ट्रीज बढ़ गई हैं, काम करने वाले कम है। तो फिर क्या होगा, वो जो जकावत भाई हैं, मैनेजर हैं, और जकावत के पास एक बंदा आता है, बोलता है सर मेरी सैलरी बढ़ा दें 50,000 से 70,000 मुझे सामने वाला दे रहा है। अब जकावत क्या बोलेंगे कि भाई वैसी मार्केट में बंदे नहीं है, मुझे तो 2 बंदे चाहिए थे, ये अकेले में इससे काम करवा रहा हूँ और कोई बंदा ही नहीं मिल रहा, ये भी चला गया, तो मेरा क्या होगा? तो ये बोलेंगे भाई तुम्हें वो 70,000 दे रहे हैं ना, तुम 80,000 मुझसे लो, यहीं रुक जाओ। तो बोलेगा ठीक है, ओके 100 बिस्मिल्लाह। ये उस बंदे को कॉल करेगा, बोलेगा बॉस मैं तो नहीं आ सकता, मेरे बॉस ने मेरी सैलरी बढ़ा दी 80,000 कर दी है। वो बोलेगा भाई लाख रुपए मुझसे ले, मेरे पास आ जा, क्योंकि उसके पास भी बंदा नहीं है ना, उसको भी तो चाहिए। अब कंपटीशन बढ़ रहा है, अब वो बंदा जो है, वो फर्ज करें कोई भी था XYZ, उसकी स्किल्स लेवल एक सर्टेन बोली लेवल, लगना शुरू हो जाएगी फिर। हाँ उसकी स्किल्स लेवल एक सर्टेन लेवल के ऊपर थी, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बंदा नहीं है, लेकिन अभी मार्केट रिक्वायरमेंट, लेबर शॉर्टेज, उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो एक 50,000 रुपए सैलरी लेने वाला बंदा था, सडन 1 सेकंड के अंदर उसकी जंप लग गई 1 लाख रुपए की। देन ये वो लड़का दोबारा आएगा जकावत के पास, बोलेगा बॉस सॉरी नहीं कर सकता, लाख रुपए दे रहा है वो, 1.5 लाख देने आपने। अब जकावत बोलेंगे यार अगर ये चला गया तो कैशिंग की कौन काम करेगा, अभी तो मैं तो वैसे ही फंसा हूँ, बंदे तो मिल नहीं रहे, क्योंकि आप सीवी पे सीवी डाल रहे हैं, अपना जॉब पोस्ट डाल रहे हैं, लेकिन कोई बंदा ही अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि सबके सब जॉब कर रहे हैं। अब बोले कोई बंदा है ही नहीं भाई, बोलेगा चल भाई तू 1.5 लाख रुपए ले। तो क्या पता पॉसिबिलिटी ये हो कि सामने वाला को उसको 2 लाख रुपए की दोबारा ऑफर कर दे कि बस आ जाओ मेरे पास, ऐसी पॉसिबिलिटी है? हाँ हो सकता है, रिसेंट ऐसा में है, तो अगर इतनी शॉर्टेज ऐसा है, होगी तो फिर जाहिर ऐसा है, होगी ऐसी। ऐसा है। अच्छा इसको मैं और डिस्कस करूंगा अभी, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि क्यों होता है ऐसा। एग्जांपल मैं आपको बताता चलूं। मैं रिसेंट, सॉरी मैं सॉरी। आता हूँ जकावत, सॉरी मैं भी आता हूँ इसके ऊपर, ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना, फिर मैं आपके क्वेश्चंस और सारी चीजों के ऊपर भी आता हूँ। अच्छा अब ऐसा होता क्यों है, इसकी रीजन देखें। अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ी सी केस स्टडी करते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या इस तरह की चीजें है क्या। दुबई, या हम बात कर, दुबई को छोड़ दें, हम बात करते हैं सऊदीया की। आपने कभी किसी शेख को काम करते हुए देखा है? देखा है कभी कभी इंस्टाग्राम के रील में। कौन से रील्स में ना, वो तो मस्ती मजाक ही करते हैं, शेख हमेशा अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। वो गाड़ियां 2 टायर के ऊपर चला रहे होते हैं, तो वो कभी किसी बिल्डिंग से जंप कर रहे होते हैं, आपको ऐसे ही दिखेगा शेख। कोई आपको शेख किसी रेस्टोरेंट के अंदर खड़ा हुआ कैशियर की जॉब करता हुआ नहीं दिखेगा, और वो या खुद भी दिखा नहीं है? कर रहे, साथ होते हैं वर्कर्स, वो कर रहे होते हैं। वो एक सिर्फ एग्जैक्टली एक शेख आपका जो मतलब अगर रोड पे निकलता भी है ना, तो उसको, उसका मतलब गेट खोलने के लिए भी एक अलग बंदा होगा, गाड़ी चलाने के लिए एक अलग ड्राइवर होगा, रेस्टोरेंट जाके ऑर्डर करने के लिए उसने एक अलग बंदा हायर किया हुआ होगा। उसको अपने रूम का एसी बंद भी करना होगा ना, तो उसने रिमोट को टच नहीं करेगा, उसने रिमोट ऑन करने ऑफ करने के लिए भी एक बंदा रखा हुआ होगा। सर वहाँ सब ऐसे ही होते हैं क्या? शेख तकरीबन सारे ऐसे ही हैं। तो मतलब कहने का ये, जब वो जॉब ही नहीं कर रहे, पैसे ही नहीं कमा रहे, तो अयाशी कैसे कर रहे हैं, गाड़ियां कैसे खरीद रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ किसी शेख गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल शेख की बात कर रहा हूँ। सर बाप का पैसा होगा, नहीं, है ना। अगर आप बात करें, हम सऊदी अरब की बात करें, तो सऊदी अरब उन्होंने की जो लोग हिस्ट्री रखे है, हुए हैं ना जाहिर है भाई काम करने सऊदी के लिए। सऊदी अरब की जो हिस्ट्री है, अगर हम उसकी बात करें, तो क्या सऊदीज जो थे, क्या वो अमीर थे? सबसे गरीब सऊदीज थे। आप इस्लामिक हिस्ट्री की बात कर लें, सबसे गरीब ही ये सऊदी थे। नहीं, सबसे रिचेस्ट सऊदी थे मेरे ख्याल में। नहीं, नहीं, सऊदी जो है रिच कल्चर भी रखते हैं। रिच और कल्चर अलग, देखिए मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, अमीरी उनकी गरीबी जो की बात कर रहा हूँ। जो देखिए डेवलपमेंट, सऊदी जो अमीर हुए ना, वो कब से अमीर हुए, जब उनके पास पेट्रोल आ गया। ठीक जी है, सर। उन्होंने पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, अब पेट्रोल बेचने से मतलब, पेट्रोल कौन बेचता है, गवर्नमेंट बेचती है, या वो एक नॉर्मल, जैसे आप पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल आ जाए, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पेट्रोल बेच रही होगी, या जकावत या सुहेल पेट्रोल बेच रहे होंगे? सही बात है, गवर्नमेंट पेट्रोल भेज रहा होगा। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट पेट्रोल बेच रही है, तो मुझे बताएं फिर जकावत और सुहेल जॉब क्यों नहीं करते, और एक से एक फोर्ड, फॉर्च्यूनर, फरारी, XYZ ये सारी गाड़ियां भी खरीद रहे हैं। तो इनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है भाई, पेट्रोल तो गवर्नमेंट का है। लेकिन जाहिर सी बात है, पार्टनरशिप।
किसी जगह से निकल रही है, सही है। मतलब अभी देखें, कहीं पे होटल लगता है, मतलब कोई भी मतलब बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए आ जाता है, तो वो जाहिर बात है वो जगह को लीज पे लेता है। तो इसी तरह गवर्नमेंट उनको मुआवजा शावजा देता होगा, गवर्नमेंट की तरफ से पैसे भाई आते हैं। हाँ, अब इसकी थोड़ी केस स्टडी करते हैं। देखिए सऊदीया में पेट्रोल आ गया, ठीक है। अभी सब गरीब थे वहां पे, कच्चे घरों में रहते थे, ऊंट चढ़ाते थे और कोई पैसे नहीं थे किसी के पास। गवर्नमेंट ने सडनली देखा कि भाई हमारे पास तो पेट्रोल निकल गया, इसको बेचना शुरू करो। उन्होंने बेचा 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 बेचा, पैसे जमा किए, डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, मतलब हर चीज। उसके बाद जब उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दिया, और उनका एक रिजर्व होता है, हर गवर्नमेंट के पास अपना एक रिजर्व होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो रिजर्व है वो जीरो पे ही चलता है, माइनस पे चलता है बल्कि। हम तो पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए का कर्जा लेके चल रहे हैं। तो जी उन्होंने अच्छा। अपना जो पेट्रोल बेचा उसका रिजर्व लिया, पेट्रोल बेचा रिजर्व में डाला, पेट्रोल बेचा रिजर्व में डाला, पेट्रोल बेचा रिजर्व में, मतलब बैंक अकाउंट के अंदर डालते रहे डालते रहे डालते रहे डालते रहे। एक टारगेट होगा उनका कि यार इतने पैसे तो जमा करने हैं हमने अपने बुरे वक्त के लिए। वो पैसे जमा हो गए, मतलब उन्होंने फर्ज करे, मैं एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने बोला 100 रुपए हम जब कमा लेंगे तो ये हमारे बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब ये 100 रुपए अगले 300 साल हमारे काम आ जाएंगे। तो अगर ये 100 रुपए हमने जमा कर लिए तो अगले 300 साल के लिए हमारे पास टेंशन फ्री हो जाएंगे हम। उन्होंने वो 100 रुपए जमा कर लिए, फिर भी पेट्रोल निकलता जा रहा है। और पेट्रोल ऐसा है, अगर आप उस जगह से निकालना बंद कर दे तो वो जगह खराब हो जाएगी, दोबारा पेट्रोल ही नहीं आएगा। तो उसका मतलब उनके लिए लाजमी है उसको निकालना। तो जब उनके पास उनके रिजर्व कंप्लीट हो गए, अब वो क्या करेंगे? पैसे निकाल, बेचा पेट्रोल, पैसे आ गए, उनके पास रिजर्व पूरा है। अब उन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, हॉस्पिटल बना देते हैं। फिर अगले महीने पेट्रोल के पैसे आए, उन्होंने बोला हॉस्पिटल सारे बना दिए, एक काम करते हैं कि हम शॉपिंग मॉल्स बना देते हैं। फिर क्या किया, फिर पैसे आ गए, एक काम करो स्कूल कॉलेजेस बना दो। फिर पैसे आ गए, एक काम करो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बना दो। अब फिर पैसे आ गए, एक काम करो पूरे एक इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बना दो। अब सब कुछ हो गया, सब डेवलपमेंट हो गई, पेट्रोल तो निकले जा रहा है ना। फिर उन्होंने बोला कि भाई अब क्या करें, अब तो हमने स्कूल भी बना दिए, कॉलेज भी बना दिए, यूनिवर्सिटीज भी बना दी, हॉस्पिटल भी बना दिए, रोड भी बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दिया, हर चीज बना दिया, अब क्या करें पैसों का? तो उन्होंने कहा एक काम करो, एजुकेशन फ्री कर दो, जो टीचर की सैलरी है वो इन पैसों से दे दो। ठीक है, फिर उसके बाद बोला अच्छा भाई अब ये भी कर दिया हमने, अब क्या करें, एक काम करो मेडिकल फ्री कर दो, इलाज फ्री कर दो सबके लिए, जो पैसा है वो इलाज के ऊपर लगा दो। अच्छा भाई सही, ये कर दिया। अब क्या करें, एक काम करो सबको घर दे दो, गवर्नमेंट स्कीम बनाओ, सबको जो जो जिनके पास घर नहीं है सबके नाम पे घर करना शुरू कर दो, पैसा बहुत है हमारे पास, क्योंकि पेट्रोल आता जा रहा है, पेट्रोल बिकता जा रहा है, पैसा आता जा रहा है। फिर उन्होंने बोला आप क्या करें भाई, ये तो सब हो गया, सबको घर भी दे दिए। अब एक बंदा जिसके पास समझे जकावत है, जकावत को गवर्नमेंट ने घर भी दे दिया, जकावत को अगर घर से बाहर निकल के अपने किसी हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवाना है वो भी फ्री में, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है वो भी फ्री में, यूनिवर्सिटीज में भेजना है वो भी फ्री में है, कोई जो भी चीज है, मतलब रोड है वो भी साफ सुथरे हैं, हर चीज। जो घर में ये बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पैसे भी नहीं ले रहा गवर्नमेंट, कोई बिल ही नहीं आता इनके पास, पानी का बिल नहीं आता है, गैस का बिल नहीं आता, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है गवर्नमेंट में उनकी। तो अब मुझे बताएं, अब जकावत को पैसे कमाने की जरूरत है? अच्छा सब हो गया, अब एक ही चीज रह गई जकावत के लिए कि भाई अब खाने पीने का बंदोबस्त करना है। अब तो जॉब करनी पड़ेगी, खाने पीने का बंदोबस्त करना है। गवर्नमेंट ने क्या किया, वजीफे लगा दिए इनके, कि भाई अब इनको देखें, अब इनको ना इनको बिजली का बिल भरना है, ना गैस का बिल भरना है, ना पानी का बिल भरना है, ना इनको अपने बच्चों के एजुकेशन का फीस भरनी है, ना इनको अपने इलाज के ऊपर खर्चा करना है, ना कुछ। ठीक है, उसके बाद अब इनका खर्चा क्या है? खाना पीना, गवर्नमेंट ने खाना पीना भी देना शुरू कर दिया इनको। फर्ज करें इनका टोटल खर्चा है 2,000 रुपए का, गवर्नमेंट इनको 5,000 रुपए दे रही है, क्या होगा? अब ये ऑलरेडी गवर्नमेंट इनको 5,000 रुपए दे रही है, इनका टोटल खर्चा महीने का था 2,000, तो वो एक्स्ट्रा 3,000 इनके पास बच रहा है। क्या इनको जॉब करेंगे ये? नो सर। नहीं। नहीं। तो जब ये जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो जो 3,000 रुपए बच रहे हैं उन 3,000 का क्या करेंगे? दो चीजें करेंगे ये, अयाशी, ठीक है, घूमना फिरना खाना पीना। अयाशी, और दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब अब जकावत के पास ऑप्शन आएगा, तो ये कहीं जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे? क्या करेंगे भाई आप? मैं जाहिर बात है बिजनेस करूंगा। जॉब तो नहीं करेंगे, आप बोलेंगे मैं पागल हूं मैं जॉब करूं। डेफिनेटली नहीं करूंगा सर।
ठीक है, मतलब जब मुझे गवर्नमेंट बैठ के 5,000 रुपये दे दिए, मेरा काम 2,000 रुपये में हो जाता है, 3,000 तो एक्स्ट्रा बच रहा है मेरे पास, मुझे क्या जरूरत है किसी के पास जाके बातें सुनने की उसकी। देखिए, आप कभी भी जॉब नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। जब आप बिजनेस करेंगे भाई, फर्ज करें आपने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, तो उस रेस्टोरेंट के अंदर काम कौन करेगा? मुलाजिम करेंगे, जाहिर सैफ, बात है। सैफ करेंगे। वो मुलाजिम कौन होंगे? सैफ। सैफ को भी तो गवर्नमेंट 5,000 दे रही है, उसके पास भी तो 30,000 बच रहे हैं, 3,000। सुहेल अदर करेंगे। अदर कंट्री से सुहेल, एम्प्लॉयमेंट लिए सुहेल को भी तो सुहेल को भी तो गवर्नमेंट 5,000 दे रही है, उनके पास भी तो 3,000 रुपये बच रहे होंगे। हम फौजिया को भी तो करेंगे गवर्नमेंट पाकिस्तान 5,000। से जाके। तो फिर अब क्या होगा, उस कंट्री के अंदर कोई काम करने वाला ही नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, आप फॉरेनर्स को बुलाएंगे। फॉरेनर्स को इसी बुलाएंगे। एग्जैक्टली इसी वजह से आप देखें ना, यूएस वाले क्या बोलते हैं, हमारे मुल्क में आके काम करो, नेशनलिटी ले लो। जी कनाडा वाले सर। बोलते हैं हमारे मुल्क पे काम करो, नेशनलिटी ले लो। यूरोप में यूके, कनाडा, जर्मनी, ये सब बोलते हैं हमारे मुल्क में काम करो और नेशनलिटी ले लो। क्यों? एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है। क्योंकि वहां पे जॉब्स हैं, काम करने वाले नहीं है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, वहां पे गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है, जब गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है तो लोग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। जब वहां पे सारे पैसे वाले लोग हो जाते हैं तो फिर काम कौन करेगा भाई? असल मसला ये आ जाता है। पैसा है, रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, उस रेस्टोरेंट के अंदर काम कौन करेगा? सारे अड़ोस पड़ोस में वो जब भी देख रहे हैं, ऐड लगा रहे हैं, तो वो तो वो मतलब ये कह लें कि एक कैशियर की जॉब है, तो एक बंदा अप्लाई कर, एक ऐड लगाता है कि भाई मुझे कैशियर की जॉब चाहिए, मतलब मैं दे रहा हूँ। अब फर्ज करें यहाँ से नौशीन जाती हैं बाहर और वो सर्च करती हैं कैशियर की जॉब, तो 500 कंपनीज हैं जो हायर कर रही हैं कैशियर, और एक नौशीन है। तो अब नौशीन क्या करेंगी, एक ऑफर करेगा इनको 50,000, तो ये दूसरे के पास जाएंगी, बोलेंगी वो 50 दे रहा, आप कितने दे रहे हो? वो बोलेगा भाई 60 ले लो। ये तीसरे के पास जाएंगी, वो बोलेगा भाई ये 60 दे रहा, आप कितने दोगे? वो बोलेगा 70 ले लो, क्योंकि एक काम करने वाली है और जरूरतमंद कितने हैं? 500 कंपनीज। तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा। मुंह मांगी अपनी सैलरी ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें, एक कंपनी है और 500 लोग हैं काम करने वाले, जो पाकिस्तान में हालात हैं, तो क्या होगा? नौशीन बोलेगी 50,000 में रख लो, दूसरा वाला बोलेगा 20,000 में आना है। कम पैसों में भी कर कम से सकते हैं। कम पैसों में भी वो कर लेगा। Exactly. तो ये इंपॉर्टेंस है टूरिज्म की, कि आप देख रहे हैं कि टूरिज्म होने से ना सिर्फ एक एक कंपनी, एक कंट्री की ग्रोथ होती है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है कभी इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, उसने कभी जॉब भी नहीं की, उसकी लाइफ भी सेट हो जाती है अगर टूरिज्म हो जाता है आपकी कंट्री के अंदर। जी सर, जी सर। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? जब आप मुझे बात बताएं कि आपके पास कोई अमेरिका से आता है, ठीक है, तो वो क्या लेके आता है? सही डॉलर्स। बात, अमेरिकन डॉलर लेके आते हैं। अमेरिकन डॉलर वो लेके आता है। गिफ्ट नहीं भी कोई आता तो वो यूके से पैसे देता है। कोई यूके से मुस्कुराहट आता है। देखे जरा इन लोगों के अमेरिकन डॉलर्स पे। हाँ, कोई नहीं, कोई ऐसे भी आ जाता है। एक खातून आई थी अभी अमेरिका से कुछ पिछले दिनों में, शायद आप लोगों को पता हो। जी 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 हाँ, बिल्कुल। एक बूढ़ी औरत आई थी। हाँ, तो अब जैसे कोई सब जर्मनी से आ रहा है, कोई यूके से आ रहा है, कोई स्पेन से आ रहा है, कोई फ्रांस से आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली अपने यूरोज, अपने पाउंड्स, अपने रियाल, दिरहम, अपनी करेंसी लेके आता होगा। ठीक है। जी तो सर। उससे भी क्या फायदा होता है आपका? अभी डॉलर क्या चल रहा है? 280, 90। 90 पे ठीक पहुंच है। गया सर। मैं अभी आप जाएं किसी भी फॉरेन एक्सचेंज, मुझे जरा 280 या 290 रुपए के लेके तो दिखाएं। मिलेगा कितने का आपको? आप खरीदने जाएंगे तो कितने का मिलेगा आपको पता है? 290 रेट चल रहा है। नहीं, 260 250। नहीं, अब जब कोई भेजना जाता है ना फॉरेन एक्सचेंज, उसमें बिग आस्क लगते हैं। जैसे कि आप अगर वो ओपन मार्केट में जो है आपका 278 है, तो आप जाके बेचने जाते हो तो आपको कम मिलता है, अगर खरीदने जाते हो तो जाहिर बात है ज्यादा लगता है। कितना भाई? 278 है। ठीक है, 278 तो ओपन आपको मार्केट। 280 में भी नहीं मिलेगा, हाँ, 290 में भी 200। नहीं मिलेगा, 300 रुपए 300 में भी नहीं 300 मिलेगा। तक, हाँ 300 से ज्यादा मैं 300 करती। प्लस में मिलेगा। उसकी रीजन क्या है भाई? अब फर्ज करें सुहेल है, सुहेल जा रहे हैं, कल इनकी फ्लाइट है अमेरिका की। ठीक है, इनको जाना ही जाना है अमेरिका, और इनके पास डॉलर ही नहीं है। ये जाते हैं एक्सचेंज के पास, सबसे पहले तो वो देगा ही नहीं इनको।
बोलेगा भाई पैसे डॉलर तो नहीं है, आपको क्यों चाहिए? ये बोलेगा मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ, वो बोलेगा पासपोर्ट सबमिट करवाओ अपना, ताकि हम देखें आपके पास वीजा है या नहीं है। जब इन्होंने वीजा दिखा दिया, वो बोलेगा ठीक है यार, डॉलर मेरे पास तो नहीं है, मैं अरेंज करवा देता हूँ, आज का रेट है 278, लेकिन मैं आपको 320 में अरेंज करवा के दे सकता हूँ। ऐसा ही अब है। सुहेल क्या करेंगे? अब सुहेल बोलेंगे नहीं, 200 अब चाहिए 278 का जरूरत रेट है, है। 278 का रेट है तो मुझे 278 में दो। वो बोलेगा भाई ले लो जहां से मिल रहा है। अब सुहेल एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह जाएंगे एक्सचेंज, कहीं कोई दे ही नहीं रहा इनको, तो फिर ये क्या करेंगे? मजबूरी में 320 रुपए का लेंगे, जी सर, ऑफ कोर्स। क्योंकि डॉलर ही नहीं है पाकिस्तान। वो हर बंदा उसके पास है डॉलर, उसे छुपा के रखे हुए हैं, क्योंकि जी उसको सर, पता है वो 320 330 का भी दे सकता है वो। मजबूरन लाजमी हाँ, लेकिन अगर आपके पास लोग आना शुरू हो जाए, ट्रैवल होना शुरू हो जाए, टूरिज्म होना शुरू हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि डॉलर ही डॉलर आ रहे हैं आपके पास। अब जी होगा सर, क्या, एक एक अब जब डॉलर ही डॉलर आ रहे हैं, एक अमेरिकन है, वो सबसे पहले काम क्या करेगा पाकिस्तान आते ही? वो एक्सचेंज आएगा, एक्सचेंज आएगा। एक्सचेंज में डॉलर देगा और पाकिस्तानी रुपीस ले लेगा। तो उस एक्सचेंज के पास क्या होगा? डॉलर कम हो जाएंगे, डॉलर बढ़ जाएंगे, पाकिस्तानी रुपीस कम हो जाएंगे। फिर जी दूसरा बंदा जाएगा, वो भी अमेरिकन है, वो गया, उसने डॉलर दे दिए, पाकिस्तानी रुपीस ले लिए। फिर क्या होगा? डॉलर बढ़ रहा है, पाकिस्तानी रुपीस कम हो रहा है। कम हो रहा लेकिन है। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर डॉलर ज्यादा हो जाएंगे, पाकिस्तानी रुपीस कम हो जाएंगे। सप्लाई एंड डिमांड। अब उसकी रीजन क्या है भाई? मेरे पास समझे कि एक पेन है, और अभी समझे 10 लोग उस पेन को खरीदने वाले हैं। मेरे पास एक ही पेन है, एक सिंगल पेन है मेरे पास, और आप सबको वो पेन चाहिए, और उस पेन की प्राइस है 10 रुपए, और आप 10 लोग हैं, और 10 में से कोई एक बंदे को वो पेन मिल सकता है, तो मैं पेन कितने का बेचूंगा? ये 100 रुपए का। मेरी मर्जी। मैं बोलता हूँ पेन कौन खरीदेगा, नौशीन बोलती है मुझे दे दे, मैं बोलूंगा 10 रुपए प्राइस है। अब जकावत बोलेंगे भाई नौशीन क्यों लें, जकावत बोलेंगे 20 रुपए का मुझसे ले लो, ठीक है। अब जब मैं 20 रुपए का जकावत को बेचने जा रहा हूँ, तो साहब बोलेंगे भाई 30 रुपए का मुझे दे दो। फिर हो सकता है फैजान बोलेगा भाई नहीं 40 का मुझे दे दो, कुलसूम बोले भाई 50 का मुझे दे दो, सुहेल बोले 60 का मुझे दे दो, अफशा बोले 100 रुपए का मुझे दे दो, हुजैफा बोले 200 रुपए का मुझे दे दो। पेन एक था जिसकी प्राइस थी 10 रुपए, लेकिन कम होने की वजह से क्या हुआ? उसकी वैल्यू बढ़ गई, वेरी गुड। जो डॉलर के साथ है। पाकिस्तान में डॉलर का रेट इतना क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर ही नहीं है, मांगने चाहिए सबको, है किसी के पास भी नहीं, तो इस वजह से डॉलर का रेट ऊपर है। अगर आप 10 लोग हैं और मेरे पास 500 पेन है, अब क्या होगा? मैं बोलूंगा भाई पेन खरीद लो, आप बोलेंगे कितने का है, बोलूंगा 10 रुपए का, आप बोलेगा नहीं भाई बहुत महंगा है, नहीं चाहिए। अब मेरे पास तो 500 पेन है, नहीं बेचूंगा तो खराब हो जाएंगे। जी सर। मैं बोलूंगा यार अगर मैंने 500 पेन ना बेचे 1-2 दिन के अंदर, ये पेन तो सारे खराब हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। तो मैं बोलूंगा भाई आप 8 रुपए का ले लो, आप बोलेंगे नहीं भाई नहीं चाहिए। मैं बोलूंगा 5 रुपए का ले लो, आप बोलेंगे नहीं चाहिए। मैं बोलूंगा 2 रुपए का ले लो, आप बोलेंगे नहीं चाहिए। फिर मैं सोचूंगा यार कम से कम इस पेन की, मेरे पास जो पैसे मैंने इस पेन के ऊपर लगाए, मतलब 1 रुपए का पेन खरीदा है, एटलीस्ट मुझे मेरी लागत ही मिल जाए। तो 1 रुपए का ही बेच दूं मैं, बेच तो दूं, कम से कम निकल जाए मेरे पास से, खराब ना हो। खराब होगा तो मेरा 1 रुपया भी जाया हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि जितनी जब क्वांटिटी ज्यादा होती है और खरीदने वाले कम होते हैं, तो उसकी प्राइस क्या होती है? कम हो जाती है। जब क्वांटिटी कम होती है और खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, तो उसकी प्राइस अप हो जाती है। तो इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज, जब आपके पास टूरिज्म होगा, लोग आएंगे, जब लोग आएंगे तो उसका फायदा क्या होगा? कि आपके पास डॉलर्स बढ़ गए और आपके पास पैसे कम हो गए पाकिस्तानी, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपके डॉलर सस्ता होना शुरू हो जाएगा। वो जो 278 है ना, अगले दिन 260 होगा, फिर उसके बाद 250 होगा, फिर 240, 220, 230, करते 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 वो आपको हो सकता है 1 रुपए का डॉलर मिलना शुरू हो जाए। ये इसका फायदा है। तीसरा फायदा क्या है, जो लास्ट है, हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म की, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आपका अच्छा हो सकता है उस मुल्क का? अभी मुझे बताएं कि शारा फैसल किस किसने देखा है? सबने ही देखा है सर। कैसा है शारा फैसल? अच्छी अच्छी रोड्स बनी हुई हैं, अच्छा है।
चौड़े रोड है, साफ सुथरा है। नहीं शारा फैसल को टूटा हुआ देखा है आप लोगों ने? नो सर, कभी नहीं। नो सर, कभी भी नहीं। कचरा देखा है वहां पे? कचरे के ढेर नहीं देखे हैं वहाँ? नहीं। एनी टाइम नहीं, सफाई होती है। हम्म जब वैसे 2000, सॉरी सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ, हम्म 2022 में मैंने शायद मैट्रिक वहां से किया था, एफजी कॉलेज। 9C में बैठ के जाता था, 9C में बैठ के वापस आता था, ये अपना TRG बिल्डिंग के पास से। हम्म काफी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अब उधर जाते ही साथ आपको बस मिल जाती थी, और मतलब वेल आपके स्टॉप्स लगे होते थे, बस टाइम पे मिलती थी, टाइम पे आता था। हम्म तो मतलब काफी अच्छा डेवलप है आपके उधर, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए काफी हाँ, अच्छे एग्जैक्टली hotels लगे हैं। बाकी कराची के अंदर के रोड देखे हैं आपने? गुलशन के, कोरंगी के, औरंगी के, हाँ सर लियारी क्यों के, बता रहे? नाजमाबाद सर नहीं के। बताए, वो वहां से होके चले गए, क्यों बताए जा देखे, कभी गुजरना हुआ वहां पे? भरम भरम रहने देना। इसका मतलब आप लोग जब वहां जाए ना तो वहां रोड तो है ही नहीं, रेगिस्तान है। 2-3 सालों से तो यही चल रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। तो अब होगा क्या कि अब जो आपको पता होगा यूएसएड और डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी कंपनीज है बाहर की, WWF, ये क्या करते हैं, पाकिस्तान को पैसा देते हैं कि भाई आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, आप यहाँ से गरीबी खत्म करें। ठीक है, जब उनका कोई नुमाइंदा आता है या कोई प्रेसिडेंट आता है किसी कंट्री का, या कोई किंग आता है किसी कंट्री का, या कोई वैसे ही कोई पॉलिटिकल सेलिब्रिटी आती है, या कोई भी बंदा आता है, तो क्या किया जाता है, उसको एयरपोर्ट से लेते हैं, तो सारे पैसे लेके जाते हैं और किसी एक होटल में ठहरा देते हैं। उसने क्या किया, जो गाड़ी की विंडो से बाहर देख रहा था तो उसको शारा फैसल का रोड ही दिखा, उसको शारा फैसल की सराउंडिंग की बिल्डिंग्स दिखी, और वो होटल चला गया। फिर होटल में 2-3 दिन 4 दिन रुका, फिर होटल की गाड़ी में बैठा और उसी रोड से वापस एयरपोर्ट गया, जहाज में बैठा और निकल गया। उसकी नजर में पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री है, क्योंकि साफ सुथरे रोड, चौड़े रोड, कोई रोड टूटा हुआ नहीं है, हर चीज साफ है, कोई कचरा नहीं है, कुछ नहीं है। डेवलपमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंटल कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर आया था, और वही उस डेडिकेटेड रोड पे उस रहा, और डेडिकेटेड रोड से ही वापस चला गया। तो उसको पता ही नहीं है पीछे हालात क्या है। लेकिन एक टूरिस्ट आता है, नॉर्मल एक फॉरेनर आता है, क्या उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे कि सिर्फ इसी रोड पे रहना? बताएं। हाँ, अच्छा, कैसे निकाल। अच्छा, अब नहीं दूसरी चीज, बिल्कुल भी वो नहीं। जो एक टूरिस्ट आ रहा है, वो एक गोरा आ रहा है, वो क्यों आएगा आपकी कंट्री एक्सप्लोर करने? और उसके लिए अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? मतलब आपके लिए, आप किसी और कंट्री जाते हैं, आप दुबई जाते हैं, आप कनाडा जाते हैं, आप यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, आपके लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, होगा जबरदस्त गाड़ियां, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, 100-100, 200-200, 300-300 फ्लोर की। ठीक है, आप बोलेंगे यार क्या जबरदस्त इन्वायरमेंट है, वहां का सफाई, वहां के रोड्स, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज आपके लिए अट्रैक्टिव पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी नहीं मिलता आपको आपकी कंट्री के अंदर। ऐसा है। अब उस अंग्रेज की बात करें, उस फॉरेनर की बात करें, वो पाकिस्तान आएगा तो उसके लिए अट्रैक्शन क्या होगी, उसके लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बड़ी बिल्डिंग है, उससे ज्यादा बड़ी बिल्डिंग उसके पास है। सफाई, इससे ज्यादा सफाई उसके पास है। बिल्कुल। बताएं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे 10,000 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है। एनवायरमेंट, कच्ची पोल्यूशन आबादी फ्री तो एनवायरनमेंट उसके पास ज्यादा है। हो। उसके लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है कि एक कचरा कुंडी के बराबर में 4-5 बच्चे कैसे खेल सकते हैं, उसने कभी देखा ही नहीं है। वो एक कचरे का ढेर है, उसके साथ सेल्फी ले, उसके लिए वो एक यूनिक एक्सपीरियंस है। उसने कभी लाइफ में इतना कचरा एक साथ नहीं देखा, तो वो कचरे के साथ खड़े होकर सेल्फी बना रहा है। उसने एक टूटा हुआ घर, जिसके दरवाजे भी टूटे हुए हैं, विंडो भी टूटी हुई है, छत भी टूटी हुई है, और एक सिर्फ कपड़ा लगा हुआ है, वो कपड़ा भी फटा हुआ है जिसे पर्दा हम कहते हैं, तो वो देख रहा है कि इस टूटे हुए घर में एक रूम के अंदर 5 लोग कैसे रह सकते हैं। उसके लिए वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, वो मुन्ना बिल्कुल भाई देखिए ना, वो उसमें वो बोलता है, एक चाइनीज आता है, मोर मोर पुअर पीपल, तो वो क्या कर रहा होता है, वो गरीब लोग ढूंढ रहा होता है।
क्योंकि उनके लिए वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, गुर्बत, गरीब लोग, फटे हाल। तो जब वो आएगा ना, वो उनकी पिक्चर्स लेगा और उनकी पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करेगा। तो वहां पे जो शायद WWF आप वाले हैं, ठीक है, मैं आता हूँ सखावत, वहाँ जो WWF वाले हैं या वहाँ पे जो लोग आपकी कंट्री के अंदर इमदाद भेजते हैं, जब वो उन पिक्चर्स को देखेंगे, क्योंकि हर बंदा हैशटैग पाकिस्तान लिख देगा ना, तो जब हैशटैग पाकिस्तान लिखेगा तो वो ट्रेंडिंग में चला जाएगा। तो जब वो WWF वाले या वो USAID वाले या जो भी वो हैं, वो देखेंगे, बोलेंगे भाई जो हमने पैसा दिया था, जो आपने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो आपने कहा था हमने गरीबों की मदद की, कहाँ की है? घर तो टूटे हुए, इनके पास तो पहनने के लिए सही कपड़े भी नहीं है, रोड टूटे हुए, सड़कें खराब हैं। तो ये क्या है? तो जब टूरिज्म बढ़ेगा ना, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर आएगा कि भाई ये जो टूटे हुए रोड है इनको बनाओ, वरना कोई पिक्चर डाल देगा। ये टूटे हुए घर बनाओ, वरना लोग पिक्चर डाल देंगे। ये जो गरीब लोग हैं, इनको इनको थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग करो, वरना कोई पिक्चर डाल देगा। उनके ऊपर प्रेशराइज हो जाएंगे वो, ठीक है। तो उससे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बन जाएगी। तो पॉइंट देख रहे हैं आप, एक टूरिज्म से फायदा क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई, फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स, फॉरेन करेंसी आना शुरू हो गई, और साथ साथ तीसरा आपके पास बेनिफिशियल जो एलिमेंट है वो ये है कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका डेवलप हो गया एक टूरिज्म से। तो सोचें कि अभी तो हमने पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात ही नहीं की, हमने तो सिर्फ एक पॉइंट की बात की अभी, टूरिज्म। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ इसमें। जी। शायद आपने स्कर्दू सुना ही होगा, नाम तो सुना ही हम्म। होगा, अगर विजिट हम्म। किया हुआ नहीं किया आप लोगों ने। तो मुझे याद है जब मैं बिल्कुल मतलब मेरा वालिद साहब काफी बाहर रहे, तो मतलब एकदम से इतना बूस्ट हो गया क्योंकि हमने टूरिज्म पे काम किया ना। हम्म। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गए, टूरिज्म में हमारे पास K2 बेस की आपकी ट्रेकिंग आ जाती है, आगे शुगर वैली, हपलू वैली, और एकदम से इन विद इन आई थिंक आई गेस विद इन 5 years में हमने इतनी प्रोग्रेस की है ना, डेवलपमेंट इतनी तरक्की हो गई है, हर जगह पे नए नए होटल्स, इवन की सड़कें ऐसी डेवलप हो गई है, और बिजली का जो काम चल रहा है, सोलर गवर्नमेंट बिल्डअप कर रहा है। एंड एम्प्लॉयमेंट सर, कभी हमें पता था? हमारे लोग क्या शायद कराची वगैरह में मतलब बस एम्प्लॉयमेंट के लिए ही घूमते थे, अभी हमारे वहाँ पे ऐसे ऐसे होटलें लग गई, जैसे आवारी हो गया, PC लेगेसी होगी आपका, रमादा तो इतनी तक बिल्डिंग में बना है, स्कर्दू में अभी इन्होंने चेन हम्म। ओपन नहीं किया हुआ। तो मतलब एकदम से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गया, लोगों के पास पैसे भी आ गए, क्योंकि वो लोग जमीनें लेज पे ले रहे हैं। सही हम्म। है, कोई भी अपना जमीन एकदम से नहीं बेच रहा। जैसे अगर हमारी थोड़ी जमीन है एंड यू आर जस्ट इन्वेस्टर, मतलब आप कहीं से आ जाते हैं कि कराची से आगे या मतलब बाहर से आउट ऑफ, जिसमें खोज रिजोर्ट बनाए, शायद आपने सोशल मीडिया पे देखा ही नहीं देखा होगा, ऐसे ऐसे होटलें, मतलब बंदे देख के हैरान हो जाती है। This बिल्कुल। all happens just because of tourism and hospitality management industry. That's why I'm interested and I want to learn this industry. एग्जैक्टली, ग्रेट। देखिए ना, ये अब आप देखिए कि एक एक इम्पैक्ट क्या क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर। इस स्कर्दू की आपने एग्जांपल दी कि बिल्कुल उसका सीन ही चेंज हो गया है। इतनी डेवलपमेंट अवेयर वाली। आ गई है, डेवलपमेंट बहुत हो गई है। वो हाँ, मैं तो भूल ही गया था, सॉरी। आप ही हैं यहाँ। एग्जैक्टली, देखिए पॉइंट यही है कि एक एक इंडस्ट्री की ग्रोथ करने से पूरा आपके शहर का स्ट्रक्चर जो ही है चेंज हो impact जाता है, होता है। बिल्कुल। ठीक है। तो यही सारी चीजें। तो अब आप सोचिए कि अभी तो हमने सिर्फ बात की है ट्रैवल एंड टूरिज्म की, अभी हम बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, अभी हम बात करेंगे होटल इंडस्ट्री की, अभी हम बात करेंगे इसके अंदर आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की, इसके अंदर अब बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की। इतना जॉब मार्केट क्रिएट होता है, इतनी आप कह लें कि इंडस्ट्री की ग्रोथ है कि आपके पास लोग नहीं होंगे उस काम को करने के। इसी वजह से हर कंट्री, हर पाकिस्तान वाले भी इसी चीज का रोना रोते हैं कि टूरिज्म नहीं है हमारे पास। टूरिज्म नहीं है, टूरिज्म होगा सब सब सही हो जाएगा, टूरिज्म होगा हर चीज अच्छी हो जाएगी, टूरिज्म होगा तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, टूरिज्म होगा तो हमें किसी तो उधार लेना नहीं पड़ेगा। हर चीज का हल आपको टूरिज्म ही दिख रहा होता है, यही बेसिक रीजन है। अब आप सोच रहे कितनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। और अब मुझे, अब मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को वो इंपॉर्टेंस हम बीइंग अ पाकिस्तानी दे रहे हैं? क्या हम इसको ऐसा प्रोफेशनल इंडस्ट्री समझते हैं कि ये प्रोफेशनल इंडस्ट्री है? क्या आपको लगता है कि आपके रेस्टोरेंट्स के अंदर या आपके होटल्स के अंदर उस तरीके से क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं? नो सर,
नो सर, नहीं, है ही हमारी नहीं। मैं आपको मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ हमारी इंडस्ट्री की, कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है मेरे भाई कि जिसको कोई नहीं रखता ना, मतलब जो किसी काम का नहीं है, उसको जी, रेस्टोरेंट और मैं यही होटल वाले बोलने रख लेते लगी हैं। थी। उसको रेस्टोरेंट और होटल वाले रख लेते हैं, मतलब जिसको बात करना नहीं आती हम रख लेंगे उसको। मतलब एक बंदा जिसको किसी ऑफिस में प्यून की जॉब नहीं मिल रही, किसी ऑफिस के अंदर, किसी बैंक के अंदर, किसी कम कुछ भी जगह बोल रहे हैं, वहां पे उस बेचारे को कोई प्यून की जॉब नहीं दे रहा, क्योंकि उस उसकी डेवलपमेंट ही नहीं, उसको बात करने का तरीका नहीं आता, उसको कुछ भी बेसिक जो एक चीजें होती हैं वो नहीं पता। उसको कोई कोई ऑफिस वाला अपने पास नहीं रख रहा जॉब करने के लिए, अकाउंटेंट या कैशियर या कुछ भी, उसे हम रख लेंगे, आ जाओ तुम्हें रेस्टोरेंट मैनेजर बना देते हैं हम। तो सोचे क्या हालात होंगे फिर इस इंडस्ट्री के। यही रीजन है, इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि आए दिन हम लोग केसेस देख रहे होते हैं कि स्टाफ ने बदतमीजी कर दी कस्टमर से। अक्सर आप सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस भी देख रहे होते हैं। अभी रिसेंट 1-2 दिन पहले की आपने एक वो न्यूज देखी होगी कि एक एयर होस्टेस थी, उन्होंने एक पैसेंजर को धो दिया। नहीं, देखा अभी आप लोगों ने? नहीं। नहीं नो सर, सर, अभी नहीं। देखा ही नहीं। चलिए भाई, ये तो वीडियो भी वायरल हुई है, उस पे लाते मुक्के मारे भाई उसने, ठीक ठाक, मतलब तबीयत तबीयत खुश कर दी उसने पैसेंजर की। आपको पता है सबसे बेसिक चीज, पहला स्टेप जो कह ले, जिसे हम कहते हैं स्टेपिंग स्टोन, सबसे पहला स्टेप क्या है इस इंडस्ट्री का, कि अगर आपको कोई गाली भी देना, आपसे कोई बदतमीजी भी करे, तो आपने उसको रिप्लाई नहीं करना, आप उससे बदतमीजी कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सर, आपने मतलब एक चीज मैंने सिंपल ही कि बस उठाना है, मतलब बस। क्योंकि ये हाइट पे क्योंकि भी। मार्केटिंग तो वो बेचारा क्योंकि जो पैसेंजर था ना, वो मार्केटिंग एक पैसेंजर था। एक एक बात मशहूर है कि क्यों, बिकॉज कस्टमर इज ऑलवेज राइट। एग्जैक्टली exactly। अच्छा वो नहीं, नहीं, हुआ क्या था भाई, अभी मैं बता देता हूँ आपको। प्लेन के अंदर एक कस्टमर बैठा हुआ था, उसने एक एयर होस्टेस को देख के बोला, मुखातिब करते हुए, कि यही काम घर में करने में तुम्हें मौत आती है। और उसने धो दिया उसको, पकड़ के मारना पीटना शुरू कर दिया, लाते मुक्के वुक्के सब। ठीक है। तो वाह। पॉइंट इज कि अब मैं अगर आप लोगों से इससे पहले तो पूछूं, कभी भी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया ना, कभी भी नहीं आया। मैं आपको बता तो रहा हूँ क्योंकि कि इनकी तो जब ड्यूटीज हम ऐसी होती एक हैं। प्रोफेशनल ये देखिए, ये प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, और इस प्रोफेशनल इंडस्ट्री के अंदर जब हम अनप्रोफेशनल लोगों को हायर करना शुरू करते हैं, ऐसा ही जैसे है। अभी रिसेंट में एग्जांपल देता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। देखिए, आई वुड से मोस्ट अनप्रोफेशनल टीम है ये, मोस्ट अनप्रोफेशनल टीम। तो उसका रिजल्ट क्या है? या तो विन है या तो लैंड। जीरो। मैं बोल रहा हूँ सर, या तो विन है या तो लैंड। यहाँ से हाँ, हाँ, मीडियोकर्स आप होते हैं ना, जो बेसिकली मीडियोकर्स होते हैं, जो आप कह लेंगे जो अंडर द पार लेवल होते हैं, जो अंडर द पार होते हैं ना, वो हमेशा आपको बोलेंगे मैं बेस्ट हूँ। ठीक है, मतलब मीडियोकर्स आर ऑलवेज एट इट्स बेस्ट। वो हमेशा आपको बोलेंगे मैं तो बेस्ट हूँ, मुझसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलते हैं। तो पॉइंट इज कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए, आप चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करें, आप चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर वो प्रोमिनेंट नेम्स हो, कि मतलब आप बात करें कि पाकिस्तान के अंदर जब हम टूरिज्म की बात करें, या पाकिस्तान के अंदर हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें, पाकिस्तान के अंदर हम होटल इंडस्ट्री की बात करें, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो 10 साल बाद अगर मैं होटल्स की बात करूं, मैं होटल इंडस्ट्री की बात करूं, तो लोग बोले कि होटल इंडस्ट्री, अच्छा ज़कावत जिसमें काम करता है, या सुहेल जिस इंडस्ट्री में। पॉइंट समझ आ रहा है आपका, कि जी सर। इस इंडस्ट्री की पहचान आप हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा, हर हर बंदा ये चाहता है ना, अगर कोई बैंकिंग फील्ड के अंदर है, तो फाइनेंस है, तो फाइनेंस के अंदर मेरा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, कि इससे अच्छा फाइनेंस का बंदा कोई नहीं। कोई मार्केटिंग फील्ड का है, तो वो बोलता है कि मेरा नाम ऐसा होना चाहिए कि मार्केटिंग के अंदर मुझसे बेस्ट कोई ना हो। तो इसी तरह आपकी इंडस्ट्री में भी आई एम श्योर आप लोगों का यही विजन होगा कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज हैं, तो आपकी इंडस्ट्री में जो सबसे बेस्ट हो वो आप ही। तो आप कैसे बन सकते हैं सबसे बेस्ट?
सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करें इस इंडस्ट्री के बारे में, इस इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस। ये तो जो मैंने भी बातें की हैं 1-1.5 घंटे के अंदर जो मैंने आपसे बात की, तो मैंने तो सिर्फ समझें कि एक देग के अंदर से एक हाफ स्पून निकाला है मैंने, नहीं भी पूरी देग बची हुई है। इतना इसके अंदर हमें चीजें हैं जो इम्पोर्टेंस हैं, लेसन्स हैं जो हमें चीजें समझनी है। तो अगर आपने कोशिश की है और आप लोग जैसे आते हैं कि भाई मुझे इसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर है वो कहते हैं कि मुझे अपनी कैरियर डेवलपमेंट करनी है, तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप लोग इसके अंदर अपनी क्वालिफिकेशन भी लें साथ साथ। एक डॉक्टर है ना, तो वो डॉक्टर जितना अच्छा डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने डिग्री ना ली हो तो कोई उससे इलाज नहीं करवाएगा। मतलब उसके हाथ में शिफा है। जैसे हम पाकिस्तान में तो हकीम के पास भी चले आते हैं, हम तो अपनी एज अ पाकिस्तानी नेशन हम बात ही नहीं कर रहे अपनी। Sir, I have a question. Just sorry for interrupt. प्रोफेशनलिज्म का मतलब ही यही है कि आपने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर अपनी एजुकेशन ली, उसमें आपने अपना एक्सपीरियंस गेन किया, तब आप एक प्रोफेशनल कहलाएंगे। सिर्फ वो कहते हैं नीम हकीम खतरा है जान, तो एक हकीम जितना अच्छा ही क्यों ना हो वो एक प्रोफेशनल नहीं है। उसके हाथ में जितनी शिफा हो वो तुक्के लगा लगा के जितनी आपको दवाइयां दे दे, लेकिन वो एक प्रोफेशनल नहीं है। वो कहीं ना कहीं आके आपकी बैंड बजा देगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें, तो अगर आपने इस इंडस्ट्री में आना है और आप सोच रहे हैं कि ये इंडस्ट्री आपके लिए है, आप इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं, तो प्लीज इस इंडस्ट्री में जब जाए ना तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। और अगर आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर हैं तो और अच्छी तैयारी करके जाएं। ठीक है, ताकि आप जो स्टेयर्स है ना सक्सेस की, वो 3-3 4-4 5-5 छोड़ छोड़ के चढ़ें, ना कि आप एक स्टेयर के ऊपर आए 4 साल लगाएं, दूसरी स्टेयर्स के ऊपर जाएं 3 साल लगाएं, उसके ऊपर चौथी स्टेयर के ऊपर जाएं 2 साल लगाएं। बेटर ये है कि अगर आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो हो सकता है आप 4-4 5-5 स्टेयर्स को स्किप करते हुए जाए। ये पॉइंट। और कोई सवाल अभी तक इस टूरिज्म के ऊपर, ताकि देन मैं थोड़ा सा होटल इंडस्ट्री को टच करता हुआ चलता हूँ, फिर Sir, उसको हम I have वाइंड a अप करते question. हैं। जी। मेरे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम्म कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स है ना, वो टूरिज्म में काफी ग्रुप्स करता हूँ किसी भी कंपनी के साथ, जैसे ऑर्डलिंग या फ्रीलांस जो भी मैं ग्रुप करता हूँ। पाकिस्तान में टूरिस्ट को पता नहीं ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे वो कोई खतरा हो इकोनॉमी के लिए या मतलब माहौल के लिए है, कि जैसे कि यहाँ हमारे इस रीजन में नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, स्कर्दू हो गया, गिलगित हुंजा, ये तो बिल्कुल ही पीसफुल है, सही है। बट आप हम्म जब यहाँ से निकलते हैं, जब आप केपीके में इंटर होते हैं ना, केपीके में आप बिशाम, बिशाम से आप बालाकोट, बालाकोट से इधर से नीचे जाए ना, हम्म इन जगहों पे टूरिस्ट को ऐसा ट्रीट किया जाता है कि स्कोर स्कोर लेके जा रहे हैं। वो हैरान है भाई, जब फोटो निकालने जब बंदा कोई स्पॉटिंग पे जाता है, तो भी वहां पे बंदा कोई गन लेके खड़ा हुआ है यार, वो एंजॉय कर रहे हैं। ही वांट्स टू एंजॉय, नॉट के वो ये चीजें उनकी मतलब अच्छी वो गरीब वहां पे सेंस है। जैसे कि आपकी अगर उधर का नॉर्थ में साउथ में आ जाए, तो मोहनजोदाड़ो ये सखर, उनके लिए भी अलग एनओसी के चक्कर होते हैं कि आपको गवर्नमेंट से पहले एनओसी लेके जाना पड़ेगा, फिर हम्म। आपको स्पॉट देंगे। तो ये चीजें गवर्नमेंट जो है ना हैज टू बी केयरफुल अबाउट दैट एंड थिंक अबाउट इट। देखिए अब आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन उसका अगेन रीजन वही है कि डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री के अलग मसाइल हैं। नहीं, ठीक है, देखिए हम आप उन देखें, ये जो इशू आप बता रहे हैं ना, ये जो सिक्योरिटी का और ये सारे, ये देखें इशू है ही क्यों, इसकी इसकी अगर हम आप इसकी केस स्टडी करें, मतलब इसकी रूट कॉज करें, तो क्यों एक जो बंदा है वो किसी की जान ले रहा है या किसी से मतलब पैसे छीन रहा है, उसका मोबाइल छीन रहा है, जो भी मतलब सिक्योरिटी कंसर्न है ना, क्यों है? एक बंदा क्यों किसी का मोबाइल छीनेगा, या एक बंदा क्यों क्योंकि एक उसके पास चोरी या जॉब ही डकैती नहीं है, करेगा? कुछ है ही नहीं काम करने के लिए। क्यों जॉब नहीं है? क्योंकि उसके पास उस तरीके की एजुकेशन नहीं है। बिल्कुल एजुकेशन क्यों नहीं है? एजुकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में अगर वो पढ़ेगा तो गवर्नमेंट स्कूल में तो ये हिसाब है कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसको स्पेलिंग ही नहीं आती किसी भी चीज की। टू बी ऑनेस्ट सर, तो बिल्कुल ही पॉइंट हमारे जो सिस्टम्स है ना वो नील है सर, नील। सिंपल सी बात है ना, देखिए जब आपके सिस्टम ही नील है और आपका जो जो तबका है, जो मतलब जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास एजुकेशन, उसको उसको आपने एक चीज सिखा दी भाई, जाके यार इल्म हासिल करो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि आप इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन लें अगर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना है। ठीक है, अब हो सकता है आप में से 4-5 लोग मोटिवेटेड हो कि नहीं अभी इनकी मैंने बात सुनी है, इनकी बात मुझे समझ भी आई है,
मैं तो भाई एजुकेशन लेता हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप गूगल के ऊपर जाएंगे, बेस्ट इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, या नॉर्मल बेस्ट छोड़ना है, इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान हुज प्रोवाइडिंग हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन, आपके पास 4-5 डिफरेंट डिफरेंट नाम आ जाएंगे। अब आप पहले नाम के ऊपर जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, उसका फीस स्ट्रक्चर निकालेंगे, आप बोलेंगे डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट देखता हूँ भाई कितने का, तो लिखा हुआ 9 लाख रुपए का। आप बोलेंगे नहीं यार बहुत महंगा, कोई और देखता हूँ। दूसरा देखेंगे 10 लाख रुपए, तीसरा देखेंगे 6 लाख रुपए, चौथा देखेंगे 5 लाख रुपए, पांचवा देखेंगे, छठा देखेंगे 7 लाख रुपए। आप बोलेंगे ये डिप्लोमा कर रहा हूं मैं 1 साल का, 8-8, 9-9 लाख रुपए क्यों है इसकी फीस। अभी आप लोगों में किसी ने सर्च किया है कभी होटल मैनेजमेंट डिप्लोमास वगैरह किसी मैंने इंस्टीट्यूट वगैरह का? काफी सर्च किया सर, मैंने बहुत सर्च किया है, लेकिन मैंने जी सर। मैंने बताएं। मैंने काफी सर्च किया, सॉरी फॉर इंटरप्ट, हम्म। मैंने काफी सर्च किया एंड गोथम रिसेंटली ओपन हुआ है स्कर्दू में, सही है। मैं हम्म। सोच रहा हूँ कि इनकी अभी उसमें आ रही है, अप्रैल में इनकी कोई आ रही है, एडमिशन आ रही है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी करा रहे हैं, स्कर्दू में इन्होंने ओपन किया है। तो आई थिंक गोथम इज वन ऑफ द बेस्ट हम्म। इंस्टीट्यूट वेयर यू कैन लर्न हॉस्पिटैलिटी लेकिन उसकी फीस स्ट्रक्चर, ये तो चले कोई होटल कोई मैनेजमेंट। गवर्नमेंट प्रोग्राम की आप बात करें ना, मैं तो एक जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। एक जनरल बच्चा जो जो एक सर नॉर्मल 8 लाख मिडिल रुपए क्लास ले फैमिली रहे हैं से गौथम ताल्लुक वाले, रखता है, 8 लाख रुपए। सर जी ऐसा ही है। और वहां से प्रोवाइड छोड़ के करना। वहां से छोड़ के मैं गई थी क्राउन क्यू, और वो कितने ऐसे ले ही रहे था हैं? कि 8 लाख। वो भी तकरीबन दो सर ढाई लाख उनके रुपए ले रहे हैं। तो 3 लाख तक चली गई थी उनकी 3 लाख, कहानी। माशाल्लाह। हम्म। देखिए, तो पॉइंट इज, अब ये लाखों रुपए मांग रहे हैं एक डिप्लोमा के, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन पता है क्या है? ये बेच रहे हैं डिप्लोमा। वो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि आप सबको एक चीज लगती है कि भाई मैंने ये होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा करूंगा और दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके बाहर जाऊंगा, वहां जाके इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो टूरिज्म है ही नहीं, पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही। तो अब लोगों ने क्या किया, इन डिप्लोमास को बेचना शुरू कर दिया है कि ये डिप्लोमा लो और बाहर जाओ। तो बेसिकली वो डिप्लोमा की जगह वो वीजा बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वो जो एक एजुकेशन थी, वो एजुकेशन का पर्पस हट गया और अब वो वीजा का पर्पस बन गया है। हर बंदा बोलता है कि मैं डिप्लोमा करूं और मैं मुल्क से बाहर जाऊं। तो इस वजह से फिर क्या हुआ, डिमांड एंड सप्लाई, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई लोगों ने इसके पैसे बढ़ाना शुरू कर दिए। मैंने 2013 के अंदर ये डिप्लोमा किया था, और उस टाइम तकरीबन मेरे ख्याल से 4-4.5 लाख रुपए का होता था। अब देखें 8-9 लाख रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। बल्कि मेरे ख्याल से अब हम बात कर रहे हैं तो अभी तक मुझे करंटली पता ही नहीं है, मेरे ख्याल से 10 क्रॉस कर चुका होगा। बट जी सर, मैं लकीली 2 साल पहले की बात ठीक कह है, रही तो हूँ, अब 8 लाख बात की। ये, वो बेचारा एक मिडिल क्लास वो क्या करे, जैसे अभी हम बात करें कि भाई आप इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाह रहे हैं तो आप डिप्लोमा करें। वो बच्चा अभी मेरी बात सुन के बोलेगा चलो मैं डिप्लोमा करने जाता हूँ। वो डिप्लोमा करने के लिए जब 1-2-4 जगह जाके सर्च करेगा तो बोलेगा 8-8, 9-9 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊं मैं, छोड़ो ऐसे ही काम करता रहता हूँ। तो कहाँ गई डेवलपमेंट, कहाँ कहाँ जाएगा वो बच्चा, कहाँ से उसकी कैरियर ग्रोथ होगी, कैसे वो अपने आप को इस मार्केट में प्रूव करेगा। अगेन बात वही आ जाएगा ना इलीट क्लास के लिए, कि ये इंडस्ट्री हमने बना दी एलीट क्लास। जैसे अब डॉक्टर की हम बात कर लें, एक डॉक्टर की एजुकेशन जो एमबीबीएस और जो भी, वो क्या है, वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा कर सकता है? सर हमारे इस क्लास में भी शायद एक डॉक्टर साहब हैं, हाँ आई गेस, उनका माइक ऑफ है। काफी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो इस वजह से तो भाई आप अपने ऑप्शंस देखें जहां से आपको लगता है कि भाई जो अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो, लेकिन पॉइंट इज कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आप एजुकेशन के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए लाजमी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं होटल इंडस्ट्री की, ठीक है। बस 5-10 मिनट की हम बात कर लेते हैं, देन फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। अब होटल इंडस्ट्री, अपने दिमाग में वही सारी चीजें रखें जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री बेसिकली आपकी सर्विस इंडस्ट्री होती है, ठीक है। और सर्विस इंडस्ट्री क्या है, सर्विस का मतलब क्या होता है? सर्विस की अगर हम डेफिनेशन बात करें तो सर्विस की डेफिनेशन है टू डू थिंग्स फॉर अदर्स, कि आप किसी और के लिए काम करें, ठीक है। अब वो क्या है, टू डू थिंग्स फॉर अदर्स क्या होता है? सिंपल, मैं आपके पास आया, मुझे पानी चाहिए, तो आपका काम है मुझे पानी ला के दें आप, ठीक है। मैं आपके पास आया और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक रूम दे दें आप, जिसमें मैं सुकून से अपना 1 दिन 2 दिन गुजार सकूं, मैं ट्रैवल करके आया हूँ किसी और कंट्री से।
तो अब जो ये मेरी सर्विस रिक्वायर्ड है ये फुलफिल आप करेंगे बीइंग अ होटेलियर। ठीक है, अब आपने मुझे रूम दे दिया, ठीक है, अब साथ में मुझे क्या फैसिलिटीज चाहिए, मुझे खाना पीना भी चाहिए होगा, मुझे सफाई भी चाहिए होगी, मुझे सिक्योरिटी भी चाहिए होगी, है ये सारी चीजें, तो आपने ये भी मुझे प्रोवाइड करनी है। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं मैस्लो थ्योरी की। एक मैस्लो साहब हैं, जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी कि जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ नीड। वो थ्योरी ऑफ नीड क्या है, उस थ्योरी ऑफ नीड के अंदर ये है कि इंसान अपनी लाइफ में 5 स्टेजेस से गुजरता है। अब हो सकता है कोई इंसान पहली स्टेज पे ही हो और उसी के अंदर बेचारे का इंतकाल हो जाए, हो सकता है कोई पहली स्टेज से निकल के दूसरी स्टेज तक पहुंच जाए, कोई तीसरी स्टेज तक पहुंच जाए। मैक्सिमम इंसान की 5 स्टेजेस होती हैं जिन स्टेजेस से वो गुजरता है। तो सबसे पहली स्टेज है जो हमारी इंसान की बेसिक नीड के अंदर आती है, जिसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, भुट्टो साहब का नारा। ठीक है, ये बेसिक नीड के अंदर आता है कि भाई एक इंसान को सरवाइव करने के लिए क्या चीजें चाहिए, 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर उसके पास ये 3 चीजें हैं तो वो अपनी बेसिक नीड पूरी कर चुका है। अदरवाइज उसकी पूरी जिंदगी इसी स्ट्रगल में गुजर जाएगी कि मेरे पास ये 3 चीजें हो, मेरे पास खाने के लिए रोटी हो, पहनने के लिए कपड़े हो और रहने के लिए एक जगह हो। ठीक है, तो अब अगर आपकी बेसिक नीड पूरी नहीं होती, अगर आपके पास इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज मिसिंग है या कम है या शॉर्टेज है उस चीज की, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत रहा है या पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार रहा है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन नहीं। आप अपनी स्ट्रगल में ही रहेंगे कि भाई मेरे पास, मैंने अभी नाश्ता कर लिया है, अब मुझे बस किसी तरह दोपहर का खाना मिल जाए। ठीक है, आपकी स्ट्रगल वहीं रहेगी। जब आपके पास ये बेसिक नीड पूरी हो जाती है, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान आ जाता है, देन वो अपनी लाइफ की सेकंड स्टेज की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, वो सेकंड स्टेज क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कि अब आपके पास रोटी कपड़ा मकान है, आपके पास खाने के लिए खाना भी है, पहनने के लिए कपड़े भी हैं और आपके पास रहने के लिए घर भी है। अब आपका कंसर्न होता है कि भाई मेरे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब जो आपका घर है वो अच्छे एरिया में होना चाहिए। आपके पास घर नहीं है, आप रोड पे रहते हैं, मैं आपको बोलूँ लियारी में शिफ्ट हो जाए, आप खुशी खुशी शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपको रहने के लिए घर चाहिए, छत चाहिए। लेकिन अगर आपके पास घर है, अब आपके पास बेसिक नीड कंप्लीट हो गई, तो अब आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी, यार मैं किसी तरह बस लियारी से निकल जाऊं और मैं डिफेंस में शिफ्ट हो जाऊं या किसी अच्छे एरिया शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी है, सुकून है। जितने भी आप एक्टर्स देख लें, क्रिकेटर्स देख लें, या जो भी आप मीडिया के पर्सन देख लें, वो बेचारे अपनी जब गुर्बत की कहानियां सुनाते हैं तो बताते हैं हम फलाने एरिया में रहते थे, फलाने एरिया में थे। उन सबसे पूछे अभी क्या रहते हैं तो सब बोलेंगे डिफेंस में रहते हैं, बहरिया टाउन में रहते हैं। ऐसे ही है ना। तो सबसे पहला पैसा आते ही सबसे पहला काम क्या होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर अगर आपके पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी है तो देन आप थर्ड स्टेज के ऊपर जाते हैं। जो थर्ड इफेक्शन है, लेव एन इफेक्शन, जिसका मतलब ये है कि आपके पास रोटी कपड़ा मकान भी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी है, देन आप आपके सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं, अब आपकी सोशल नीड्स हैं। आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके माँ बाप हो, आपके बहन भाई हो, आपके बीवी बच्चे हो, ताकि आप सोशल गैदरिंग कर सकें। ठीक है, देन अगर आपकी ये नीड भी पूरी हो जाती है, देन आप जाते हैं अपनी चौथी स्टेज के ऊपर, जिसे हम कहते हैं सेल्फ स्टीम। और वो सेल्फ स्टीम क्या है, जिसके अंदर हम कुछ चेंज करने की पावर रखते हैं। जितने भी आपको गाड़ियां दिखती होंगी बाहर चलती हुई 4x4 टेंटेड शीशे वाली, उनके अंदर जो लोग बैठे हुए होते हैं वो एक ही वर्ड बोल रहे होते हैं, मुझे जानता है मैं कौन हूँ। सुना है कभी ये वर्ड? कभी हुआ है आप लोगों का इत्तेफाक ये वर्ड सुनने का रोड के ऊपर? मुझे जानता है मैं कौन हूँ। तो अभी तो बेसिकली वो अपनी सर ये वो सुनते हैं। हाँ, ये अपनी लाइफ की 4th स्टेज पे होते हैं लोग, जिसे हम कहते हैं सेल्फ स्टीम, कि वो कुछ चेंज करने की पावर रखते हैं। ठीक है, उनके पास रोटी कपड़ा मकान भी है, उनके पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी है, उनके पास लव एंड अफेक्शन भी है और देन उनके पास पावर भी है। फिर आती है आपकी 5th स्टेज, जो है क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें बहुत कम लोग जा पाते हैं। पाकिस्तान की जब मैं बात करूं और पाकिस्तान के अंदर मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करूं तो मेरे पास दिमाग में एक ही नाम आता है, अब्दुल सत्तार ऐदी। इसका मतलब क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? इसके अंदर आपके पास रोटी कपड़ा मकान भी है, आपके पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी है, आपके पास लव एंड अफेक्शन भी है, आपके पास सेल्फ स्टीम भी है, मतलब पावर भी है आपके पास। उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि असल मकसद क्या है आपका इस दुनिया में आने का, लोगों की खिदमत करना या जो भी एक्सवाइजेड काम है।
तो ये स्टेजेस है इंसान की 5। अगर हम होटल इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो होटल इंडस्ट्री आपको क्या प्रोवाइड करती है? रोटी कपड़ा मकान, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड अफेक्शन, ये तीनों चीजें प्रोवाइड करती है। आपकी होटल इंडस्ट्री बेस ही इन 3 चीजों पे करती है, जो इंसान की इनिशियल 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस है ना, जिसके अंदर रोटी कपड़ा मकान आता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आता है और लव एंड अफेक्शन आता है। ये तीनों चीजें प्रोवाइड करती है आपकी होटल इंडस्ट्री। पॉइंट समझ आ रहा है कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी सेंसिटिव इंडस्ट्री है? जी सर। जी सर। मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप जब मैस्लो के नाम से गूगल करिएगा, थ्योरी ऑफ मैस्लो या थ्योरी ऑफ नीड, तो इसके अंदर जब आप देखेंगे ना, इसको रिसर्च करेंगे, तो आप देखेंगे ये टोटल 5 स्टेजेस है इंसान की जिंदगी में। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री स्टार्टिंग 3 स्टेजेस के ऊपर कोर वर्क करती है, मतलब उनका पिलर ही वही है। तो सोचे कितनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म आपको किस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि आप डील कर रहे हैं उन बेसिक एलिमेंट्स के जो ह्यूमन सर्वाइवल के ऊपर है। इंसान इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं है। इंसान सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कभी भी। इंसान फूड के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इंसान अपने रहने की जगह के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ठीक है। और हम चीजें ही वो प्रोवाइड करते हैं, हम सर्विसेज ही उस इंडस्ट्री की दे रहे हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट ये इंडस्ट्री है। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? जी देन सर। इसके अंदर फर्दर चीजें आती हैं फिर आपकी होटल इंडस्ट्री के अंदर के भाई हमारे पास और क्या क्या कितनी टाइप की सर्विसेज होती हैं, क्या डेफिशिएंसीज हैं, किस तरीके से कस्टमर सर्विसेज इंप्रूव करते हैं, और कितनी टेंजिबल सर्विसेज हैं, कितनी इंटेंजिबल सर्विसेज हैं, क्या पेरिशेबल सर्विसेज हैं, क्या इम्पेरिशेबल सर्विसेज हैं। वो फिर वो उसकी मल्टीपल समझे चैप्टर्स ही चैप्टर्स खुलते ही जाएंगे। वो तो अभी हम खैर क्योंकि टाइम हमारे पास तकरीबन ओवर हो चुका है, तो उसके ऊपर तो फिर अभी आज तो खैर बात नहीं हो सकती, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम रखेंगे ऐसी कोई वर्कशॉप वगैरह, तो फिर हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आज अभी जो हमने चीजें देखी हैं उसके हिसाब से आपके अंदर अभी कोई कंफ्यूजन, कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो इस हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। और देन प्लीज आप लोग जाने से पहले अपने नाम और अपना ईमेल एड्रेस यहाँ टाइप कर दें। यहाँ पे सिर्फ मुझे अभी तक जो मिले हैं वो कफील का आया है, जकावत का आया है, और बस। तो प्लीज अपने सुहेल नेम का आया, सिर्फ एंड 3 लोगों यहाँ का। नेम एंड ईमेल एड्रेस प्लीज सेंड कर दें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो उसका नुकसान ये होगा कि फिर आपको वो जो हमने वर्कशॉप की सर्टिफिकेशन देनी है वो हम नहीं दे पाएंगे। तो प्लीज यहाँ पे क्लास लीव करने से पहले वो कर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है तो वो करते रहें, अदरवाइज फिर हम बस वाइंड अप के ऊपर जा रहे हैं। और जब तक प्लीज आप लोग अपने सारी चीजें इसमें कर दें, नेम और अपना ईमेल एड्रेस यहाँ टाइप कर दें लाजमी। जी सैफ आपका मिल गया है मुझे, कफील के नाम से है, और जकावत एंड सुहेल, बस 3 आए मेरे पास। अफशा का भी आ गया है। सर लिटरली आई एम कंफ्यूज कि जो हम्म। होती है आपका मतलब टूरिज्म, और ये जो आपकी जो टिकटिंग होती है, जिस तरह बंदा एयर की टिकट सेल कर रहे होते हैं, उसमें भी जी। काफी प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो भी हम्म। टूरिज्म में भी आती है। तो मतलब और जितनी भी मैं टिकट आपको बताता हूँ, देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या होती है? आती छतरी। उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? आपने देखा होगा उसका एक पॉइंट होता है और देन उसकी इस तरीके से वो शाखें निकली हुई होती हैं। अगर आप, डेफिनेटली। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है ना, वो उसका अम्ब्रेला का टॉप है। फिर वो उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं डिफरेंट, जैसे वो एक छतरी की निकलती है ना ब्रांचेस, तो वो इस हाँ तरीके से ब्रांचेस निकल रही हैं। तो वो एक ब्रांच है आपकी होटल इंडस्ट्री, एक ब्रांच है आपकी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, एक ब्रांच है आपकी ट्रैवल एंड टूरिज्म, एक ब्रांच है आपकी, आप कह लें कि ट्रांसपोर्टेशन, एक ब्रांच है आपकी लॉजिंग इंडस्ट्री, एक ब्रांच है आपकी शॉपिंग मॉल्स वगैरह, एक ब्रांच है आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, एक ब्रांच है आपकी थिएटर्स वगैरह।
तो मल्टीपल उसकी फिर ब्रांचेस निकलती हैं। तो And- जैसे अब आप एयर टिकटिंग की बात कर रहे हैं, तो वो टूरिज्म के अंदर फिर वो डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। जैसे होटल के अंदर फ्रंट ऑफिस है, होटल के अंदर फूड एंड बेवरेजेस है, होटल के अंदर आपका सिक्योरिटी है, होटल के अंदर आपका हाउस कीपिंग है, होटल के अंदर आपका मार्केटिंग है। तो इसी तरीके से ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर भी क्या है कि आपके जो कैबिन क्रूज हैं वो डिफरेंट है, टिकट एजेंट्स हैं वो डिफरेंट है, ट्रैवल एजेंट्स हैं वो डिफरेंट है, फिर टूरिज्म सेंटर्स जो हैं वो डिफरेंट है। तो उनकी भी मल्टीपल फिर वो ब्रांचेस आ जाती हैं। ये बहुत वास्ट इंडस्ट्री है। एंड सेकेंड थिंग कि जो वीजा कंसल्टेंसी होती है, जिसका मतलब एक बंदा मेरे पास आता है, लाइक हम्म हम्म सपोज करें, लाइक मैं कस्टमर हूँ एंड यू कुड बी एजेंट। तो मतलब मैंने किसी मुल्क के कंट्री का वीजा लगवाना है, तो मैं आपके पास आता हूँ। जाहिर बात, अभी तो थ्रू आउट वर्क ऑनलाइन हो गई है, बट ज्यादातर जो कंट्रीज होती है वो ऑनलाइन नहीं हम्म करती है, तो किसी हम्म वक्त थ्रू हमारे में एम्बेसी के थ्रू आउट वीजा लगानी पड़ती है। तो इसमें बंदा मतलब जो वीजा की जो प्रोसेस होती है, वीजा कंसल्टेंसी होती है, ये भी एक टूरिज्म का ही ब्रांचेस है, जो देखिए, कि नहीं, ये टूरिज्म की ब्रांच नहीं है। ये तो बेसिकली एम्बेसी जो है, ये तो फिर आपकी गवर्नमेंटल सेक्टर के अंदर आ जाता है। ये डिफरेंट है तो अगर आप देखें तो टूरिज्म ही है ना, टूरिज्म इनिशिएट वहीं से होता है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेटिक के अंदर आ जाता है। ये डिफरेंट चीज है। वीजा कंसल्टेंट अगर प्राइवेट है तो उसे आप कंसीडर कर सकते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, लेकिन प्राइवेट। हम, हाँ, उसे आप कंसीडर कर सकते हैं नहीं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। बेसिकली कस्टमर सर्विसेज है ना। नहीं, मैंने अक्सर कंपनीज को देखा है कि जो कि टॉप कंपनीज है पाकिस्तान के में, या जिस सिटी भी बेस हो, तो वो वीजा भी प्रोवाइड करती हैं आपका, फिर आपका ये टूर्स भी कराते हैं, टूर्स पैकेज वैकेज भी करवाते हैं, होटल्स भी उनके पास होती है, देखिए, ट्रांसपोर्टेशन भी होती एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ ना। देखिए, ये होते हैं ज्यादातर कंपनीज जिनका स्लोगन होता है वन कॉल डज इट ऑल। ऐसे ही है ना। है। जी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि एक ही बंदा जो है वो आपका वीजा भी लगवा रहा है, एक ही बंदा आपकी होटल बुकिंग भी करवा रहा है, एक ही बंदा आपके टिकट्स भी करवा रहा है, एक ही बंदा आपको एयरपोर्ट से जब आप उतरेंगे तो आपको गाड़ी में बिठा के होटल भी पहुंचाएगा, एक ही बंदा आपको वापस भी लेके आएगा। तो ये बेसिकली ट्रैवल एजेंट्स होते हैं। ये पूरी पूरी ट्रिप्स प्लान करते हैं आपकी। उस ट्रिप के अंदर क्या होता है, जैसे आपका उम्रा पैकेज की बात कर लेना, आप एक एजेंट के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई मुझे उम्रा करने जाना है, तो बोलेगा ठीक है हो जाएगा, वो वीजा भी आपका लगवाएगा, वो टिकट्स भी आपको करवा के देगा, वो आपको होटल की बुकिंग भी करवा के देगा। फिर जो उम्रे के जितने भी वो प्लेसेस होती हैं जहाँ जाना होता है, वो वहाँ की जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो भी अरेंज करवाएगा, आपका खाना पीना भी अरेंज करवाएगा, फिर आपको वापस भी वो लेके आएगा। तो वो पूरा एक पैकेज बना के देता है। इन तो शॉर्ट वो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो सारा एग्जैक्टली, ट्रैवल एजेंट हाँ, तो करेगा। ये देखें, ये तो उसकी उस ये सर्विसेज है ना, तो सर्विसेज को तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। वो तो आपके अपने ऊपर है ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। लेकिन अगर आप एम्बेसी की बात करेंगे तो वो ब्यूरोक्रेटिक, वो डिफरेंट सेक्टर है, वो डिफरेंट चीज है। नहीं, मैं सर प्राइवेटली सॉरी, बिल्कुल। जी प्राइवेट मैं, में बात कर रहा था, हाँ, नॉट तो प्राइवेट तो देखें, प्राइवेटली आप अप्लाई करते हो ना, थ्रू भी कुछ आपको ऑनलाइन देता है, आप एजेंट के पास जाते हो कुछ भी तो है। देखिए, मैं यही तो बोल रहा हूँ, भले आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आप इन पर्सन अप्लाई करें, आप ऑन ईमेल अप्लाई करें, या आप जाके पेपर वर्किंग करके खुद अप्लाई करें, डजेंट मैटर। अगर वो बंदा प्राइवेटली आपको ट्रीट कर रहा है, अगर वो प्राइवेटली आपको गाइड कर रहा है, आपको प्राइवेटली सर्विसेज दे रहा है, अगर वो सर्विसेज दे रहा है आपको और कस्टमर सर्विसेज दे रहा है, बेसिकली ये कस्टमर सर्विसेज है ना, तो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर ही आएगा। और किसी का कोई सवाल? ये भी मतलब सॉरी, थ्रू बिल्कुल ही, ये भी एक आपका कंपनी अगर आप इन फ्यूचर एस्टेब्लिश करते हो, तो आप वीजा एजेंट्स के साथ आप बिजनेस चला सकते हो इन थ्रू आउट टिकटिंग। ये में थोड़ा यार, कंफ्यूजन था। आप देखें, आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं एक बिजनेस करने जा रहा हूँ वीजा कंसल्टेंसी का, ठीक है, तो वो एक अलग बिजनेस है। हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी की। हॉस्पिटैलिटी की जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो हॉस्पिटैलिटी के अंदर क्या आता है, कस्टमर सर्विसेज। हॉस्पिटैलिटी के अंदर क्या आता है, लॉजिंग। हॉस्पिटैलिटी के अंदर क्या आता है, टूरिज्म। हॉस्पिटैलिटी के अंदर क्या आता है, आपका फूड एंड बेवरेजेस। हॉस्पिटैलिटी के अंदर आपका क्या आता है, आपके बैंक्वेट्स आते हैं, आपके शॉपिंग मॉल्स आते हैं। तो वो सारी की सारी रिटेल आउटलेट्स आ जाती हैं। वो सारी सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, जिसके अंदर आपका कस्टमर सर्विसेज है। कस्टमर सर्विसेज क्या है, कस्टमर सर्विसेज ये होती है जिसके अंदर आप इन पर्सन सर्विसेज दे रहे होते हैं। एक
टूथपेस्ट की कंपनी है, या आप अभी टी शर्ट पहने हुए मेरे ख्याल से, ठीक है, बिल्कुल। ये टी शर्ट जहां से आपने परचेज की है, जिस ब्रांड से भी की हो, फर्ज करें आपने जे डॉट से ली, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जे डॉट के अंदर जिस बंदे ने इस शर्ट की सिलाई की है, क्या जानते हैं आप उसको, जिसने ये डेफिनेटली शर्ट सी नॉट। होगी, जिसने ये शर्ट सी है, नहीं। अब ये शर्ट आपने पहनी, आपको लगा कि नहीं यार इसकी एक स्लीव जो है वो टाइट है और एक स्लीव लूज है, या इसका जो कॉलर है वो बहुत टाइट है, या इसका कॉलर बहुत ज्यादा लूज है, या इसकी पॉकेट जो है ना बहुत छोटी है, या इसकी पॉकेट बहुत बड़ी है। क्या ये जो आपके थॉट्स हैं, ये जो, या जो आपका ये जो फीडबैक है, जो आप इस शर्ट के बारे में सोच रहे हैं, जिस बंदे ने शर्ट सी है उसको पता है कि आप क्या सोच रहे हैं इस शर्ट को पहनने के बाद? ऑफ कोर्स नॉट। नहीं। रेस्टोरेंट के अंदर आप खाना खाने जाते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर आपको वो बिरयानी देता है, उसमें नमक तेज डाल देता है, तो जिसने वो खाना बनाया उस तक वो बात पहुंच जाती है कि नमक तेज है? बिल्कुल, रेस्टोरेंट में तो पहुंच जाती है। इसका मतलब कस्टमर सर्विसेज इन्वॉल्व है। तो जिस इंडस्ट्री के अंदर कस्टमर सर्विस इन्वॉल्व होगी ना, वो जी जी। आपकी हॉस्पिटैलिटी के अंदर फॉल करेगी। पॉइंट्स क्लियर? ये समझे, बेसिक डिफरेंट है। डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे ना कि कस्टमर सर्विसेज और एक रिटेल कंपनी के अंदर क्या डिफरेंस है, तो वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, जहां कस्टमर सर्विसेज आएंगी वो आप कंसीडर कर सकते हैं हॉस्पिटैलिटी। जितना हमें इजी लगता है लेकिन उतना इजी नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये भी। एग्जैक्टली। आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा एक नॉर्मल इंडस्ट्री और एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर। देखिए, कस्टमर सर्विसेज जहां इन्वॉल्व है तो वो हॉस्पिटैलिटी के अंदर फॉल करेगा। जहां कस्टमर सर्विसेज नहीं है, जैसे मैंने भी आपको शर्ट की एग्जांपल दी, जिसने बनाई है उसको नहीं पता कि आपको शर्ट पसंद आई है या नहीं आई है। तो इसी वजह से जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जिसमें आपने खुद मुझे बताया था कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आ गई कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, आ गई बिल्कुल कम्युनिकेशन। अगर बिल्कुल। तो आपने शर्ट पहनी और आपको पसंद नहीं आई, आपने अगर उस बनाने वाले तक अपनी बात पहुंचा दी, तो कम्युनिकेशन आ गई, देन मैं इसको कह सकता हूँ कि सॉर्ट ऑफ कस्टमर सर्विसेज है। लेकिन जिसने ये शर्ट सी है वो तो अगले आने वाली 50, 100, 200, 400 शर्ट भी सिएगा, वो इसी तरह सिएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो सही है या गलत है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। उसको जो प्रोसेस बता दिया गया वो उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए बनाता जा रहा है, भले जो एंड कस्टमर है, जो एंड आपका जो प्रोडक्ट बाय कर रहा है, उसको वो चीज समझ आए या ना आए, क्योंकि उस तक वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं पास ऑन हो रही। लेकिन आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आप रूम गंदा दे दें किसी को, आप किसी कोई गेस्ट आया आपके पास, बोले एक रूम चाहिए मुझे 2 दिन के लिए, आप उसको गंदा रूम दे दें, क्या करेगा वो? चाबी मुंह पे मार देगा वापस आके आपके। ठीक है, आप खाना भेज दें, ठंडा भेज दें, देखिए वो फौरन आपको कॉल करके बोलेगा खाना वापस ले जाओ। तो कस्टमर सर्विसेज इन्वॉल्व है यहाँ पे। यहाँ पे फीडबैक का एलिमेंट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आप कह लें कि जी, कस्टमर सर्विसेज एंड आल्सो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है सर, मैं नोटिस कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। मेन पॉइंट अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, अगर हम इस इंडस्ट्री का जो मेन पिलर्स हैं, तो आप यही मेन पिलर्स हैं, कस्टमर सर्विसेज, कम्युनिकेशन। इसके बगैर ये इंडस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप कि ना ग्रो तो छोड़ दें, सरवाइव भी नहीं कर सकती इन दोनों चीजों के अलावा। ग्रो तो बहुत बात छोड़े, सरवाइव भी नहीं कर सकती इंसान। अगर मैं बोलूं कि आप के सारे ऑर्गन्स काम करें लेकिन आप सांस ना लें, पॉसिबल है? हम्म, प्लीज सरवाइव सरवाइव कर लेंगे आप? डेफिनेटली नॉट सर। नहीं। मैं आपको बोलूं सही है, आप सांस भी लेते रहे, सारे ऑर्गन भी काम करें, अपना हार्ट निकाल के दे दें, सरवाइव करेंगे? मैं बोलूं अपना दिमाग निकाल के दे दें, सरवाइव करेंगे? नहीं। इसी तरीके से आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अगर कस्टमर सर्विसेज या आपका, आप कह लें कि जो फीडबैक है और कम्युनिकेशन है, ये सारी चीजें निकाल ही नहीं सकते आप। एक भी चीज, सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, इसमें से कोई एक भी रिमूव कर देंगे ये इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती, बैठ जाएगी। जैसे इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, इंसान की डेथ हो जाएगी, इसी तरह इस इंडस्ट्री की डेथ हो जाएगी अगर ये सारे बेसिकली वाइटल ऑर्गन्स है। अगर मैं और आसान तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकूं, आपको विजुलाइज करवा सकूं, तो एक ऑर्गन को आप अपनी बॉडी में से और एक एक वाइटल ऑर्गन नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से कस्टमर सर्विसेज है आपकी लॉजिंग इंडस्ट्री के अंदर, आपकी कस्टमर, आपकी कम्युनिकेशन है, आपका
कस्टमर एक्सपीरियंस है, ये सारे आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं। डन। और कोई सवाल तो बस फिर हम वाइंड अप करते हैं। आप अफशा के अलावा अभी मुझे नाजनीन ने नहीं दिया है अपनी डिटेल्स, और सर ये जो इदरीस। वर्कशॉप है ये मतलब इन 1 वीक हो, 1 वीक में एक दफा होते हैं या क्या सीन है, मुझे जरा इसका भाई बता दें। वर्कशॉप का ये सीन था कि ये वनडे वर्कशॉप थी, ठीक अच्छा। है। इसका मकसद ये था कि लोकल कम्युनिटी के अंदर इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस बताना, ओके ठीक है। गॉट इट। हमने बेसिक सारी एलिमेंट्स को कवर किया कि भाई ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है क्या, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, होटल इंडस्ट्री क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कस्टमर सर्विसेज क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके सेटबैक्स क्या हैं, और क्या चीजें हम इसके अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। देन अगर फर्दर अगर आप लोगों ने इसके अंदर कोर्सेज करने हैं तो हमारी ही कंपनी हॉस्पिटैलिटी अलाइव ये सारे कोर्सेज ऑफर करती है, जिसके अंदर होटल मैनेजमेंट डिप्लोमास भी हैं, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट डिप्लोमास है, कस्टमर सर्विसेज है, फ्रंट ऑफिस है, एचआर है, हम सारे कोर्सेज करवाते हैं। अगर आपको उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप लोगों के पास हमारे नंबर आ चुका है, आप उसमें से वो इन्फॉर्मेशन और मजीद दे सकते हैं। कोई डिप्लोमा करना हो, कोई सर्टिफिकेट करने हो, कोई आपने शॉर्ट कोर्सेज करने हो, तो उसके लिए भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। दो चीजें हम हमेशा से अपने जो हमारा बेसिकली स्लोगन के अंदर आता है कि हमारा स्लोगन है एजुकेशन इज फॉर एवरीवन। हम ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है और हमारा मकसद ये है कि एजुकेशन सबके लिए, एजुकेशन उसके लिए नहीं जो सिर्फ 8 लाख रुपए अफोर्ड कर सके, एजुकेशन उसके लिए भी होनी चाहिए जिसके पास पैसे ना हो, ठीक है। तो हमारा पाकिस्तान का सबसे चीपेस्ट और एजुकेशन वाइज टॉप नॉच हमारा इंस्टीट्यूट है। वाहिद वो इंस्टीट्यूट है हमारा जो प्रोजेक्ट बेस्ड डिप्लोमा करवाता है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ ये बताया जाता है कि एक होटल इंडस्ट्री में आप जॉब कैसे करेंगे, बल्कि हमारे कोर्स के अंदर ये चीज भी इंक्लूडेड है कि आप एज अ कंसल्टेंट इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे वर्क कर सकते हैं। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जितने भी डिप्लोमाज हैं कॉथम या जितने भी आप जगहों के नाम लें, वो डिप्लोमा करवाते हैं होटल मैनेजमेंट के अंदर, आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, ठीक है। हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं और हम प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको इस इंडस्ट्री के अंदर जो वाइटल चीजें, जैसे हम वाइटल ऑर्गन्स की बात करते हैं ना, तो एक एक अच्छे होटेलियर के लिए, एक अच्छे रेस्टोरेंट मैनेजर या एक अच्छे होटल मैनेजर के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उसको पता होना चाहिए उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है या वो लॉस में जा रहा है, अपने बिजनेस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अपने बिजनेस के अंदर अगर उस फर्ज करें एक रेस्टोरेंट है, तो उस रेस्टोरेंट के अंदर जो वो रेसिपीज बेच रहा है, उसको ये चीज पता होनी चाहिए मेरी रेसिपी एग्जैक्टली कितने रुपए की मुझे पड़ती है, ठीक है। देन उसकी सेलिंग प्राइस होगी, देन उसकी फिर मार्केटिंग होगी, बाकी चीज आती है। तो अफसोस की बात यह है, ऑर्गन्स एग्जैक्टली, वगैरह डीलिंग में हाँ एग्जैक्टली, अफसोस की बात यह है कि मैंने होटल मैनेजमेंट किया जब 2013 के अंदर, तो जब मैं मार्केट के अंदर गया और मुझे लगता था कि मैंने डिप्लोमा कर लिया और अब तो मुझे सब आता है, जब मैंने अपनी पहली जॉब की, पहली जॉब के पहले दिन मुझे पता चल गया कि मुझे कितना आता है, ठीक है। फिर अभी आप मेरे लोग, पास, सॉरी, जी ये जो कोर्सेज करा रहे हो वो ऑनलाइन है या जी फिजिकल? ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन है। थैंक्स। तो उसके अंदर जब मैं इंडस्ट्री में गया तो मैंने एक मैनेजर के सामने बैठा हुआ, मैंने कहा होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा करके आओ, उसने मुझे बोला फूड कॉस्टिंग आती है, मैंने कहा नहीं। उसने कहा मुझे आपको ब्रेक इवन आता है, मैंने कहा नहीं। उससे मुझसे और 3-4 सवाल किए, फिर मुझे रियलाइज हुआ मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैंने फिर जब अब इस इंडस्ट्री में मैंने अपनी ग्रो की, मैं मैनेजरल पोस्ट के ऊपर गया, तो मेरे पास भी वही इंस्टीट्यूट के लोग आते, वही बच्चे आते पढ़ते हुए, और उनसे मैं ये सवाल करता, उनको अभी तक नहीं पता ये चीज क्या है। तो वो सारी चीजों को ओवरकम किया मैंने अपने इस डिप्लोमा के अंदर, कि जब मेरे पास से बच्चा जाएगा इस इंडस्ट्री के अंदर और जब वो अपना पहला इंटरव्यू देगा, तो इनशाला जो इंटरव्यूअर होगा ना, उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जितने मेरे स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन होती है, और ये प्रूवन बात मैं आपसे कर रहा हूँ। खैर ये डिफरेंट एक स्टोरी है, मेरा अपना विजन है, मैं बेसिकली प्रमोट करता हूँ एजुकेशनल कल्चरल को, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं जो मतलब पैसा लगा रहे हैं, तो भाई उसको वो पैसे वसूल होने चाहिए। अगर मैं 500 रुपये भी अगर दे रहा हूँ किसी को, तो मैं 500 रुपये कमा के दे रहा हूँ ना, अपने हलाल के पैसे दे रहा हूँ, तो मैं उसको जाया क्यों करूँ, ठीक है। और मैं बड़ा इनकरेज करता हूँ, मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, तो इसलिए ज़कावत से मुझे, बाकी सब आए बहुत खुशी हुई, लेकिन ज़कावत से थोड़ी एक्स्ट्रा मुझे अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन किया, अपना इनपुट शो किया।
और यही चीज होती है कि जब आप अपना इनपुट दे देंगे, मैंने स्टार्ट में आपको बोला था कि सबसे मेन चीज इस इंडस्ट्री के अंदर, जैसे हम बात कर रहे थे ना अभी कस्टमर सर्विसेज की और बाकी, हेलो इसी ना तरीके से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बहुत मैटर करता है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्कशॉप अच्छी लगी हो। इन फ्यूचर वर्कशॉप्स के लिए भी आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, और भी अगर कोई आप लोगों को किसी चीज की हेल्प की रिक्वायर्ड हो, कोई चीज कोई मशवरा लेना हो या कोई भी चीज हो, तो हम हाजिर हैं आपके पास। अच्छा, अब जाते जाते जी, सर गुरदीप, मेरा है नाम है गुरदीप दानिश मुनीर। मैं इस इंडस्ट्री में हूँ लास्ट तकरीबन 14-15 ईयर्स से, और मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया। स्क्रैच से स्टार्ट करने से मुराद ये है कि मैंने वॉशरूम भी साफ किए हैं, तो मैंने अब एक होटल की कंसल्टेंसी भी की है, तो मतलब हर चीज को मैंने एक्सपीरियंस करके गया। और मैं चाहता हूँ कि मेरे भी स्टूडेंट्स या जो आने वाले इस इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी यही करें कि भाई हमने ग्रो करना है, और इसी वजह से हम इस एजुकेशनल कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा इदरीस, आपने मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं की है, प्लीज अपना नाम अपनी ईमेल एड्रेस प्लीज यहाँ टाइप कर दें। और कौन रह गया? सर बस नाजिया नाजिया भी वो रहेगी। चली गई हैं, उन्होंने नहीं भेजा। अब मसला ये होगा फिर बाद में सर्टिफिकेशन के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्लीज ये इदरीस प्लीज आप ये भेज दें ताकि फिर हम क्लास वाइंड अप कर सर कभी कर दो जल्दी, थोड़ा का चक्कर लगे तो भाई को दें। याद कर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और मेरा मुझे पेशावर से भी एक ऑफर है, लेकिन अब वो तो सिर्फ ऑफर ही है, और अब मुझे हुंजा से भी ऑफर है, और सिर्फ ऑफर ही है। नहीं नहीं सर सर, डिटेल अब तो भेज जाएंगे, दीजिए। अब तो 2 लोग हो गए गिलगित के, अब तो जाना पड़ेगा। इदरीस, आपने बस अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर दें यहाँ पे। ओके सर। टू बी ऑनेस्ट सर, इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल कनेक्ट एंड इंशाल्लाह, फॉर फ्यूचर एंड मैं थोड़ा बहुत देख रहा हूँ कि इस कर्जू में आपके हम सेमिनार रखेंगे एंड इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्योंकि वहाँ पे जो मैं पर्सनली जो फील कर रहा हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट जो आ रही है बहुत बूस्टली आ रही है, सही है। एंड जो सेकेंडली थिंग है वहाँ पे जो है ना, लोगों के पास एजुकेट नहीं है, हम्म मतलब पर्सनली, मतलब उस चीज को वो मतलब जिसमें आपने स्टार्ट किया ना फ्रॉम स्क्रैच टू द प्रोफेशनल, सही है। तो वो क्या कर रहे हैं, कर्जू तो जाहिर बात है अभी इस वक्त तो टूरिस्ट का हब हो, सही है। हम्म अभी वो सीजन में किसी को भी बुलाते हैं प्रोफेशनली, वो जो आपके एम्प्लॉय होते हैं ना, वो ट्रेन नहीं हम्म होते। So to be honest with connecting with you and we're gonna conduct if अगर कोई इंशाल्लाह खुदा हमें चाहता है तो इसमें जो कोई हो जाते हैं तो अब हम आपको कर्जू बुलाएंगे, और हम कोई महीना या वीक का हम कोई सेमिनार रखेंगे जिसमें मतलब स्टूडेंट्स होगा वो एडजस्ट करेंगे, हम आपके अकोमोडेशन और वो जो भी होगा वो हम खुद कर लेंगे एंड सो ऑन थिंग्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये तो बड़ा जबरदस्त प्लान है आपका, इंशाल्लाह माशाल्लाह, सर, अल्लाह आपको आएंगे या कामयाब नहीं करे आएंगे, इसमें। मैं जरूर आऊंगी। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जाएंगे सब। हाँ हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह वहाँ चलें, पे ठीक है। चलिएगा थैंक यू चलिएगा सो वहाँ मच पे आप सबके टाइम का, पहले रोजे के क्या रोज कह Alright, रही सुबह हो, क्या सुबह। कह रही हो? मैं कह रही हूँ आ जाइएगा हमारे वहां से, हमारे यहाँ भी चलिएगा। alright guys, छोड़ bye के bye. जाएंगे, वही तो वहां जाती हूँ, फंस जाती हूँ। चले, ठीक है, थैंक यू सो मच आप सबके टाइम का। आज पहले रोजे के अंदर आप लोगों ने इतना टाइम थैंक यू सो निकाला। मच, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो मच, अपना बात नहीं है ख्याल इस रखें आप लोग। रोजा Inshallah. See you again, sir. इंशाल्लाह, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज।